हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू दिस वीडियो। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 4 विच इज़ सिक्योरिटी एनालिसिस। अगर आपने पहले पोर्टफोलियो चैप्टर किया हुआ है, आप लोगों को सिक्योरिटी एनालिसिस बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। बट मैंने भी अभी पोर्टफोलियो चैप्टर डिस्कस नहीं किया है आप लोगों के साथ, तो मैं जितनी भी रिक्वायरमेंट यहाँ पे पोर्टफोलियो चैप्टर की है वो मैं इसी में साथ साथ डिस्कस करते हुए चलूँगी। तो आप लोग बिल्कुल टेंशन मत लेना कि अगर आपको पोर्टफोलियो चैप्टर नहीं आपने पहले पढ़ा, नहीं आता है, तो आपको सिक्योरिटी एनालिसिस समझ में नहीं आएगा। मैं आपको सारी चीज़ें यहीं पे ही डिस्कस करते हुए चलूँगी, तो आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। चलिए, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आई विल रिक्वेस्ट यू गाइस कि अगर आप वीडियो देखते हो, आपको चीज़ें समझ में आती हैं, आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कमेंट में आपका कोई भी फीडबैक है, सजेशन है, प्लीज़ आप मुझे बताइए। ऑल्सो अगर आपको कोई डाउट आता है तो टेलीग्राम का और इंस्टाग्राम का दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ पे मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं, आपका डाउट मैं क्लियर करवा दूँगी। चलिए, आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं विद द क्वेश्चन कि सिक्योरिटी एनालिसिस करना क्यों है। ठीक है, बात कर लेते हैं। सिक्योरिटी का मतलब हमें समझ में आता है। सिक्योरिटी मीन्स कोई बॉन्ड, कोई शेयर, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। सिक्योरिटी तो कुछ भी हो सकती है। उसको एनालाइज करना है, मीन सिक्योरिटी एनालिसिस। बट करना क्यों है, चलिए बात कर लेते हैं करना क्यों है। देखिए, मान लीजिए आज कोई एक शेयर है, एक सेकेंड, मान लीजिए आज कोई शेयर है विच इज सेलिंग एट ₹1000 और आपकी एनालिसिस ये कहती है कि कायदे से इस शेयर का प्राइस ₹1300 होना चाहिए। ठीक है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपको लगता है कि इस शेयर का प्राइस ₹900 होना चाहिए। करेक्ट। अब फर्स्ट केस में क्या होगा, ये चीज़ें मैंने आपको पहले भी बताई हुई हैं। लॉन्ग पोजीशन क्या होता है, शॉर्ट पोजीशन क्या होता है, हमें पता है। लॉन्ग पोजीशन मतलब बाय, शॉर्ट पोजीशन मतलब सेल, ये चीज़ हमें पता है। अब अगर आज एक शेयर मार्केट में ₹1000 का बिक रहा है और मुझे ऐसा लगता है कि कायदे से तो वो ₹1300 का होना चाहिए, ठीक है, तो मैं क्या सोचूंगी कि शेयर सस्ते में मिल रहा है तो खरीद लेती हूँ, यही सोचूंगी। यानी कि मैं लेना चाहूँगी इस शेयर में लॉन्ग पोजीशन। करेक्ट। यहीं पे अगर मुझे ऐसा लगता है कि शेयर का प्राइस तो 900 होना चाहिए, ठीक है, बिक रहा है कितने में, ₹1000 में, तो क्या मैं इसे खरीदना चाहूँगी? आंसर इज़ नो। क्यों? क्योंकि मुझे दिख रहा है कि कायदे से इसका प्राइस होना चाहिए 900, यानी कि महंगा बिक रहा है। ठीक है, तो ऑब्वियसली मैं इसे खरीदना तो नहीं चाहूँगी, बट क्या मैं इसे सेल करना चाहूँगी? क्योंकि ये महंगा बिक रहा है, यानी ज़्यादा प्राइस में सेल हो रहा है, तो मैं भी तो सेल ही करना चाहूँगी ना, परचेज तो नहीं करूँगी। यानी मैं लेना चाहूँगी इस शेयर में शॉर्ट पोजीशन। करेक्ट। यानी कि मैंने क्या किया, कुछ एनालिसिस करी अबाउट दी शेयर, ठीक है, उसका कुछ प्राइस डिटरमाइन किया और उस बेस पे मैंने डिसाइड किया कि मुझे ये शेयर खरीदना चाहिए या बेचना चाहिए। करेक्ट। बट अब ये चीज़ तो हम डिटरमाइन कर पा रहे हैं कि लॉन्ग पोजीशन लेनी है या शॉर्ट पोजीशन लेनी है, बट हम ये कैसे डिटरमाइन करें कि ये जो प्राइजेस हैं 1300 है, 900 है, ये जो चीज़ मैंने बोली कि मेरे हिसाब से तो 1300 होना चाहिए, मेरे हिसाब से तो 900 होना चाहिए शेयर का प्राइस। करेक्ट। जब मैंने ये चीज़ें बोली, ठीक है, यानी मैंने कुछ तो सोचा होगा शेयर के बारे में, यानी मैंने क्या किया होगा, शेयर को कुछ ना कुछ एनालाइज किया होगा, कुछ कंपनी के बारे में सोचा होगा। ठीक है, यानी जिस कंपनी का शेयर है उस कंपनी के बारे में सोचा होगा कि आगे जाके इसमें कुछ ग्रोथ आने वाली है, ये डिविडेंड देने वाली है, या इसके जो फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स हैं वो रीड करे होंगे मैंने, बैलेंस शीट देखी होगी, इनकम स्टेटमेंट देखी होगी, रेशियोज पढ़े होंगे, ठीक है, चार्ट एनालिसिस किया होगा, ठीक है, कुछ चीज़ें करी होंगी मैंने, तभी मैं ये चीज़ बोल पा रही हूँ कि इसका कायदे से प्राइस कितना होना चाहिए, 1300 होना चाहिए। ठीक है, तभी तो बोल रही होंगी ना, ऐसे हवा में उठ के तो कोई नहीं बोलेगा कि शेयर का प्राइस कायदे से ₹1300 होना चाहिए। कौन सुनेगा उसकी? कोई भी नहीं।
ठीक है, यानी आपको क्या करना पड़ेगा, सिक्योरिटी को कुछ ना कुछ तो आपने भी एनालाइज किया होगा, तभी आप बोल रहे होगे कि क्या होना चाहिए, शेयर का प्राइस 900 होना चाहिए या 1300 होना चाहिए। ठीक है, अब मैंने जो ये बात बोली कि हमने शेयर को क्या किया, एनालाइज किया, सिक्योरिटी को एनालाइज किया, किस बेस पे, कंपनी के फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स के बेस पे, ग्रोथ के बेस पे, चार्ट एनालिसिस के बेस पे, ये जो चीज़ें हमने की, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, सिक्योरिटी एनालिसिस बोलते हैं। यानी सिक्योरिटी को एनालाइज कर रहे हैं कि उसका आगे जाके क्या प्राइस रहने वाला है, और क्यों कर रहे हैं ऐसा हम, क्योंकि हम डिटरमाइन कर पाएँ कि क्या हमें लॉन्ग पोजीशन लेनी है या शॉर्ट पोजीशन लेनी है। ठीक है, अब मैंने आपको बोला सिक्योरिटी एनालाइज करनी है। ठीक है, कैसे एनालाइज करें सिक्योरिटी, तो उसके दो तरीके हैं। ठीक है, पहला है फंडामेंटल एनालिसिस और दूसरा है टेक्निकल एनालिसिस। टेक्निकल एनालिसिस का मतलब क्या होता है, जो चार्ट एनालिसिस करते हैं ना लोग, ठीक है, जो ट्रेडर्स वगैरह को आपने देखा होगा, चार्ट ड्रॉ करते हैं, पास्ट प्राइजेस को इंडिकेट करते हैं ऑन दी चार्ट। ठीक है, और फिर क्या करते हैं, उसको एक ट्रेंड बना के देखते हैं कि प्राइस ऊपर जाने वाला है या नीचे आने वाला है। ठीक है, यानी क्या करते हैं, एक चार्ट के बेस पे डिटरमाइन करते हैं आगे आने वाला ट्रेंड, और उस बेस पे ही वो डिसाइड करते होंगे कि उन्हें लॉन्ग पोजीशन लेनी है या शॉर्ट पोजीशन लेनी है। ठीक है, उस एनालिसिस को क्या कहते हैं, चार्ट एनालिसिस बोलते हैं, ट्रेंड एनालिसिस बोलते हैं हम। ठीक है, ये जो ट्रेंड एनालिसिस है, चार्ट एनालिसिस है, ये आते हैं अंडर टेक्निकल एनालिसिस, जिसमें कि हम क्या करते हैं, जिसमें कि हम मूविंग एवरेजेस डिटरमाइन करते हैं। कैसे कि प्राइस का क्या मूविंग एवरेज है, ठीक है, कितना वो एवरेजली मूव कर रहा है प्राइस ऑन डेली बेसिस। ठीक है, ये चीज़ें डिटरमाइन करते हैं। और क्या कर सकते हैं, प्राइस को डिनोट करके ट्रेंड सेट करके देख सकते हैं। यही करते हैं ना हम टेक्निकल एनालिसिस में। हाफ ऑफ यू माइट नॉट नो कि चार्ट एनालिसिस किस तरीके से होती है, बट स्टिल आपको इतना तो पता होगा कि चार्ट एनालिसिस में क्या करेंगे, वो प्राइस को डिनोट करेंगे। ठीक है, पास्ट जितने भी प्राइजेस थे उन्हें डिनोट किया डेली बेसिस पे, फिर देखा कि एक दिन ऊपर जाता है तो अगले दिन नीचे आ जाता है। ठीक है, फिर ऊपर जाता है तो फिर नीचे आ जाता है। अगर आप आज इस दिन पे खड़े हो तो आप क्या सोचोगे कि मैं बाय कर लेता हूँ क्योंकि कल तो प्राइस क्या होगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, ये जो आपने एनालिसिस करी चार्ट के बेस पे, इसको बोलते हैं टेक्निकल एनालिसिस। बट ये जो टेक्निकल एनालिसिस है ये शॉर्ट टर्म पर्पस के लिए ठीक है। ठीक है, अगर आपको शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करनी है तो टेक्निकल एनालिसिस इज़ ओके, आप कर सकते हो। ठीक है, यानी कि आप क्या करोगे, यहाँ पे बाय कर लोगे और जब उस दिन प्राइस बढ़ जाएगा तो आपको तो पता ही है कि अब यहाँ से प्राइस नीचे आता है, यानी कि अब क्या होगा, अगले दिन फिर प्राइस नीचे गिर जाएगा। तो ये आप क्या करोगे, इस पोजीशन पे एग्जिट करना चाहोगे, यानी सेल कर दोगे। ठीक है, यानी आपने कितने दिन का टाइम पीरियड लिया होगा, मैक्स 1 डे। ठीक है, आज ही खरीदा, ठीक है, अगले दिन बेच दिया, क्योंकि आपको पता है उससे अगले दिन तो प्राइस नीचे आ जाएगा। यानी कि शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए इट इज़ ओके, जब आप सिर्फ क्या कर रहे हो, जो पास्ट प्राइजेज हैं, ठीक है, उनके बेस पे आप डिटरमाइन कर रहे हो कि आगे आपको क्या पोजीशन लेनी चाहिए, क्योंकि आगे जाके प्राइस क्या होने वाला है। ठीक है, चलिए बात करते हैं फंडामेंटल एनालिसिस की, जो कि आपके लिए हेल्पफुल है अगर आप करना चाहते हो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। फंडामेंटल एनालिसिस हम अब तक करते भी आ रहे हैं, आपको पता होगा, भले ही किसी ने टेक्निकल एनालिसिस किया हो या नहीं किया हो आप लोगों में से, बट फंडामेंटल एनालिसिस तो आप सबने किया हुआ है। इंटर में, एफएम में जब आप पढ़ते थे, शेयर का प्राइस निकालते थे, यू रिमेंबर, आप इनकम स्टेटमेंट ड्रॉ करते थे, बॉन्ड का प्राइस निकालते थे, राइट, कुछ रेशियोज वगैरह कैलकुलेट करते थे। वो जो आप रेशियो कैलकुलेट करते थे ना फॉर अ कंपनी, ठीक है, जो आप इनकम स्टेटमेंट ड्रॉ करके प्राइजेस निकालते थे शेयर का, डिबेंचर का, जो वॉल्टर्स मॉडल था, ठीक है, गॉर्डन्स फॉर्मूला था, जो फॉर्मूलाज थे सारे, उनकी हेल्प से आप क्या करते थे, शेयर का प्राइस निकालते थे। फिर उस बेस पे आप डिसाइड करते थे कि वो ओवर वैल्यूड तो नहीं है, अंडर वैल्यूड तो नहीं है। ठीक है, वो जो आप एनालिसिस करते थे ना, उसी को बोलते हैं फंडामेंटल एनालिसिस, जो कि आप सिक्योरिटी वैल्यूएशन चैप्टर जो फाइनल है ना, उसमें भी सिक्योरिटी वैल्यूएशन चैप्टर है, आप वहाँ पे भी यही सारी चीज़ें पढ़ेंगे कि किस तरीके से ग्रोथ के बेस पे, डिविडेंड के बेस पे, इनकम स्टेटमेंट के बेस पे, रेशियोज़ के बेस पे, ठीक है ना, किस तरीके से हम डिटरमाइन कर पाएंगे शेयर का प्राइस, बॉन्ड्स का प्राइस। और वो चीज़ करने के बाद हम क्या देख पाएंगे कि वो ओवर वैल्यूड तो नहीं है, अंडर वैल्यूड तो नहीं है, और हम डिसाइड कर पाएंगे कि हमें लॉन्ग पोजीशन लेनी है या शॉर्ट पोजीशन लेनी है।
ठीक है, यानी कि फंडामेंटल एनालिसिस क्या होता है ये चीज़ तो हमें बहुत अच्छे से पता है जब हम ग्रोथ एस्पेक्ट्स देखते हैं कंपनी के। ठीक है, लॉन्ग टर्म पर्पज़ के लिए भी इसीलिए यूज़फुल है क्योंकि हम सारी चीज़ें ऑलरेडी कंपनी के बारे में फिर हम अच्छे से पढ़ते हैं। ठीक है, जैसे कि उसके फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स क्या हैं, वो आगे जाके कौन कौन से प्रोजेक्ट स्टार्ट करने वाली है, ठीक है ना, क्या ग्रोथ है इसकी कंपनी की, पहले से कितनी ग्रोथ हो चुकी है और आगे कितनी ग्रोथ हो सकती है। ठीक है, डिविडेंड क्या देती है कंपनी और आगे जाके कितना डिविडेंड देने वाली है, एक्सपेक्टेड डिविडेंड क्या हम निकालते थे, फिर रिमेंबर D1 निकालते थे ग्रोथ एडजस्ट करके, करेक्ट। अभी क्या है इसका रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न ऑफ द कंपनी, आगे जाके क्या हो सकता है। ये सारी चीज़ें जब आप अपने आप एनालाइज करते हो, उसके बेस पे आप कैलकुलेट करते हो कि शेयर का क्या प्राइस होना चाहिए। ठीक है, इंट्रिंसिक प्राइस ऑफ द शेयर यानी फेयर प्राइस ऑफ द शेयर जब आप निकालते हो उसको क्या बोलते हैं, फंडामेंटल एनालिसिस बोलते हैं। यानी कि हमने टेक्निकल एनालिसिस किया हो या नहीं किया हो, हम सब ने फंडामेंटल एनालिसिस बहुत अच्छे से किया हुआ है। ठीक है, चलिए, और अब करेंगे भी आगे सिक्योरिटी वैल्यूएशन चैप्टर में भी आप यही चीज़ करेंगे, शेयर का जो फेयर वैल्यू है वो निकालेंगे, बॉन्ड्स का निकालेंगे, करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है मूविंग एवरेज। ठीक है, टेक्निकल एनालिसिस का पार्ट है जिसमें हम क्या करते हैं, मूविंग एवरेज यानी कि हम ये देखते हैं कि एवरेजली कितनी मूवमेंट आ रही है इन द प्राइस ऑफ द शेयर या सिक्योरिटी, कुछ भी बोल लो। ठीक है, कितना मूवमेंट आ रहा है ऑन डेली बेसिस। जब हम ये चीज़ डिटरमाइन करते हैं तभी तो हम ये एनालिसिस कर पाएंगे ना। ये जो टेक्निकल एनालिसिस हमने करी है अभी यहाँ पे, ठीक है, कितना वो मूव होता है शेयर, कितना प्राइस जो है उसका बढ़ता है फिर नीचे आ जाता है, एवरेजली डेली बेसिस पे कितनी मूवमेंट आ रही है उसमें, उसी बेस पे अगर आप डिटरमाइन कर पाओ कि आगे जाके क्या प्राइस रहने वाला है तो उसी को क्या बोलेंगे, मूविंग एवरेज बोलेंगे, करेक्ट। हम क्या करते हैं, मूविंग एवरेज निकालते हैं फॉर द शेयर। ठीक है, हमने क्या करा, प्राइजेस का मूविंग एवरेज निकाल लिया और फिर हम क्या करते हैं, उसे हम चार्ट पे डिनोट करते हैं। ठीक है, और डिनोट करके फिर क्या करते हैं, लाइंस कंबाइन करते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे किया था, प्राइजेस डिनोट किए थे पहले और फिर क्या किया था, लाइन को ज्वाइन किया था, एक चार्ट बनाया था, फिर उस बेस पे मैंने एनालिसिस की थी कि प्राइस तो बढ़ रहा है, आगे जाके भी क्या होगा, इंक्रीज ही होगा प्राइस, या आगे जाके प्राइस गिर जाएगा, ये चीज़ डिटरमाइन कर रहे थे। तो प्राइस ना डिनोट करके अगर मैं मूविंग एवरेज निकाल लूँ और वो चार्ट पे मैं ऐसे डिनोट करूँ, ठीक है, और फिर मैं लाइंस कनेक्ट करूँ और उसके बाद मैं ये ट्रेंड एनालिसिस करूँ, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे हम, मूविंग एवरेज से डिटरमाइन करना कि क्या आगे जाके प्राइस रहने वाला है, यानी मूविंग एवरेज से टेक्निकल एनालिसिस करना। क्योंकि जब हम मूविंग एवरेज करते हैं ना उसमें क्या आता है, एवरेज प्राइस ही आता है। ठीक है, अगर आप सिंपली डेली का प्राइस इंडिकेट कर दो तो बात अलग है। ठीक है, आप मूविंग एवरेज डिनोट कर रहे हो ऑन दिस चार्ट, ठीक है, वो पॉइंट्स बना रहे हो, उनको कनेक्ट कर रहे हो, उसका मतलब क्या है, आप एवरेज प्राइजेस के लिए वो ट्रेंड एनालिसिस कर रहे हो। ठीक है, बस क्या होता है, एवरेज प्राइस होता है, मूविंग एवरेज का मतलब होता है एवरेज प्राइस ऑफ दी शेयर। ठीक है, डेली बेसिस पे हम उसे कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है ना, चलिए मान लीजिए ये जो प्राइस था ये तो डेली का था ना, जो मैंने बोला कि आज ये है तो कल ये हो जाएगा। बट अगर मैं एवरेज प्राइस निकालूँ फॉर सम डेज, ठीक है, कि इस 10 दिन में ये प्राइस था, फिर नेक्स्ट 10 डेज में ये प्राइस था एवरेज, ठीक है, और उसको कोट करूँ ऑन दिस चार्ट, ठीक है, फिर कनेक्ट करूँ और फिर एनालिसिस करूँ तो वो क्या होगा, मूविंग एवरेज निकाल दिया मैंने। ठीक है, यानी मूविंग एवरेज मीन्स एनालिसिस करना, ट्रेंड एनालिसिस करना, टेक्निकल एनालिसिस करना विद द हेल्प ऑफ एवरेज प्राइस। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं मूविंग एवरेज की। तो दो तरीके के मूविंग एवरेजेस कैलकुलेट कर सकते हैं हम। एक होता है सिंपल मूविंग एवरेज, जैसे हम निकालते थे ना सिंपल एवरेज, आप लोगों को पता होगा एवरेज कैसे निकालते हैं। अगर मैं आपको बोलूँ कि आपको एवरेज निकालना है ऑफ 10, 20, 30, इसका आपको एवरेज निकालना है तो आप क्या करोगे, 10 + 20 + 30 डिवाइडेड बाय 3। क्यों, क्योंकि नंबर्स कितने हैं, 3, इसलिए हम क्या करते थे, डिवाइड बाय 3। क्या करेंगे, 30, 20, 50, 10, 60, 60 डिवाइडेड बाय 3 इज 20, यही करोगे। 20 को क्या बोलोगे, एवरेज। ये जो आपने निकाला है एवरेज प्राइस, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, सिंपल एवरेज है ये।
सिंपली आपने क्या किया, एवरेज निकाला है, उसको बोलते हैं सिंपल मूविंग एवरेज। फॉर्मूला पढ़ लेते हैं, क्या लिखा है। SMA का मतलब है सिंपल मूविंग एवरेज एंड DMA का मतलब है सेम चीज़ है। सिंपल मूविंग एवरेज को ही हम डेली मूविंग एवरेज भी बोलते हैं। दिस इज डेली मूविंग एवरेज। कैसे निकालते हैं, सम, ये सम का साइन होता है ना, सम ऑफ स्पेसिफाइड पीरियड प्राइस डिवाइडेड बाय n। n इज नंबर ऑफ द डेज, ठीक है, जो आपको गिवन है। मान लीजिए अब ये तो आपको समझ में आ गया होगा, जैसे हमने अभी सम किया 10 + 20 + 30 एंड न्यूमिनेटर में n3 लिखा था, अभी हमने नंबर ऑफ डेज ये किया था। एवरेज निकालना हमें समझ में आ गया। ऐसे में अगर हमें दिया है तो किस तरीके से निकालना है मैं बता देती हूँ आपको। मान लीजिए आपको 10 डेज़ के प्राइजेस गिवन है, ठीक है। प्राइजेस आपको दिए हैं 500, 510, 20, 30, 40। ठीक है, तो ये 10 डेज़ के प्राइजेस आपको गिवन है, ठीक है। क्या है ये 10 डेज़ के अलग अलग प्राइजेस हैं, यानी फर्स्ट डे पे प्राइस था 500, सेकेंड डे उस शेयर का प्राइस हो गया 510, देन 520, 30, 40, 50, 60, मतलब इस तरीके से 10 डेज़ के प्राइजेस आपको ऑफ द शेयर गिवन हैं। आपसे अगर पूछा गया है कि आपको बताना है 5 डेज सिंपल मूविंग एवरेज, तो आप क्या करोगे, ना तो आपको पूरे 10 डेज कंसिडर करने हैं क्योंकि 10 दिन का तो आपसे मांगा ही नहीं है, ठीक है। मैंने क्या बोला, आप करते हैं डिनोट ऑन द चार्ट द मूविंग एवरेज प्राइस, ठीक है, वही डिनोट करते हैं। मैंने यही बोला अभी आपको कि आप चार्ट पे क्या डिनोट करते हो, मूविंग एवरेज प्राइस, ठीक है। अगर मैं सिंपली, सोचने वाली बात है, 10 दिन का एवरेज निकाल दूं तो मेरे पास तो एक ही प्राइस आएगा ना, एक ही प्राइस आएगा। यानी मैं 10 दिन का एक निकालूं एवरेज, फिर नेक्स्ट 10 डेज का वेट करूं, फिर उनका एक निकालूं एवरेज प्राइस, फिर नेक्स्ट 10 डेज का वेट करूं, फिर उनका एक निकालूं एवरेज प्राइस, फिर डिनोट करूं। ये तो नहीं करना होगा ना हमें। क्या करना होता है अब सुनना, हमें कहा है 5 डेज़ का सिंपल मूविंग एवरेज निकालना है, यानी कि आपके कितने मूविंग एवरेजेस निकलेंगे। अब आप देखो 5 दिन का निकालना है, सबसे पहले हम उठाएंगे पहले 5 दिन, ठीक है, इनका निकालेंगे सिंपल मूविंग एवरेज। किस तरीके से, क्या बोला मैंने आपको, करना है सम ऑफ द प्राइजेस, ठीक है, जो भी स्पेसिफाइड पीरियड था उनके लिए 5 डेज लिखा था तो 5 दिन उठाया ना मैंने पहले, ठीक है, डिवाइड करेंगे बाय 5 क्योंकि 5 ही प्राइजेस हैं ये, ठीक है। कितना आएगा आंसर आप निकाल के देखो, ये आ रहा है मेरे पास 500, 510, 520 आ रहा है मेरे पास सिंपल मूविंग एवरेज। इसको मैं बोलूँगी फर्स्ट सिंपल मूविंग एवरेज, ठीक है। अब फर्स्ट का मतलब क्या है, जब मुझे सेकेंड SMA निकालना है, अब मैं क्या करूँगी, देखो मैंने अभी क्या लिया, फर्स्ट 5 डेज लिए थे, अब मैं क्या करूँगी, पहले दिन को छोड़ के नेक्स्ट 5 डेज जो हैं उन्हें कंसिडर करूँगी और फिर से निकालूंगी एक सिंपल मूविंग एवरेज। यानी अब मैं क्या करूँगी, 510, 520, 530, 540 एंड 550 ये वाले प्राइजेस का सिंपल मूविंग एवरेज निकालूंगी। अब आपको इससे समझ में आ गया होगा कि जब आपको थर्ड SMA निकालना है तो आपको कौन से प्राइजेस कंसिडर करने हैं, फर्स्ट और सेकंड को छोड़ना है और नेक्स्ट 5 प्राइजेस आपको कंसिडर करके आपका थर्ड SMA आएगा। फिर आप जब फोर्थ निकालोगे तो आप ये वाले 5 कंसिडर करेंगे, जब आप फिफ्थ निकालेंगे तो आप ये वाले 5 प्राइजेस कंसिडर करेंगे और जब आप सिक्स्थ SMA निकालेंगे तो आप ये वाले प्राइस कंसिडर करेंगे और सेवन्थ SMA इसमें नहीं निकलेगा क्योंकि अब प्राइस आगे गिवन नहीं है।
अब आप देखो 6 प्राइजेज आपके पास आ गए हैं, 6 मूविंग एवरेज प्राइजेज आपके पास हैं। अब आप डिनोट कर पाओगे चार्ट पे, ठीक है, एनालिसिस कर पाओगे? आंसर इज यस। यानी कि ये चीज़ मैंने आपको सिर्फ इसलिए बताई है कि अगर आपको क्वेश्चन में 5 डेज ऐसे में निकालने के लिए दिया है तो आप सिर्फ इतना ये पहले 5 दिन का प्राइस करके ना आ जाओ, या फिर ऐसा ना करो कि 10 दिन के प्राइजेस दिए हैं तो पहले 5 का भी निकाल दिया, बाद के 5 का निकाल दिया और ख़त्म। ये चीज़ आप ना करके आओ, इसलिए मैंने आपको बता दिया आपके 6 SMA इसमें निकलेंगे, ठीक है, 6 सिंपल मूविंग एवरेजेस इसमें आएंगे। किस तरीके से आएंगे मैंने आपको बता दिया, आप उस तरीके से इसमें SMA निकाल के आएंगे अगर आपसे पूछा है तो। चलिए बात कर लेते हैं एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की। अब हमने सिंपल मूविंग एवरेज पढ़ा है तो दूसरा तो ऑब्वियस सी बात है वेटेड एवरेज ही होगा। एक होता है सिंपल एवरेज तो दूसरा वेटेड ही होता है ना, यानी एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को हम क्या बोल सकते हैं? वेटेड मूविंग एवरेज भी बोल सकते हैं। इसमें हमें क्या करना होता है, ये कहता है कि जो मूविंग एवरेज आप निकाल रहे हो, ठीक है, आज का, अगर मैं आज एक मूविंग एवरेज निकालना चाहती हूँ, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज निकालना चाहती हूँ, तो किस तरीके से निकलेगा? जो कल का, अगर मैं आज निकालना चाहती हूँ तो जो कल का एक्सपोनेंशियल मूविंग प्राइस था उसमें मुझे ऐड करना है क्लोजिंग प्राइस जो शेयर का है आज, ठीक है, माइनस करूँगी जो कल का EMA था, मतलब एक्सपोनेंशियल मूविंग प्राइस था, वो मैं माइनस करूँगी और इन दोनों का जो आंसर आएगा उसको मल्टीप्लाई करूँगी विद दी एक्सपोनेंट, ठीक है, वो निकल के आएगा मेरे पास आज का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। यानी मैं क्या कर रही हूँ, वेट दे रही हूँ टू दी मूविंग एवरेज, ठीक है। मूविंग, ये तो क्या हो गई, मूवमेंट हो गई। कैसे? पिछले दिन का EMA था कुछ और आज का कुछ क्लोजिंग प्राइस है, उन दोनों में कितना डिफरेंस है, तो ये तो मूवमेंट हो गई, ठीक है। यानी मान लो आज कुछ प्राइस है, ठीक है, कल कुछ और प्राइस था, इन दोनों का जो डिफरेंस है तो ये तो क्या हुआ, मूवमेंट ही तो हुई ना प्राइस में, ठीक है। यानी ये जो मूवमेंट है इसको मैं क्या कर रही हूँ, वेट प्रोवाइड कर रही हूँ, कुछ ना कुछ वेट प्रोवाइड कर रही हूँ मल्टीप्लाई करके दे। मैंने इसको क्या किया, वेट से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, प्लस क्या किया, पिछले दिन का जो ऑलरेडी EMA मैं निकाल चुकी हूँ वो मैंने ऐड किया। यानी कि मूवमेंट अगर मैं डिटरमाइन कर तो मैं कैसे डिटरमाइन कर रही हूँ, यानी कि मैं क्या कर रही हूँ, आप देखो मैं क्या कर रही हूँ, प्रीवियस डे का EMA ले रही हूँ, ठीक है, प्रीवियस डे का कुछ EMA, यानी कि एक तरीके से प्राइस ही आएगा ना। वो जब हम सिंपल मूविंग एवरेज कर रहे थे तो प्राइस ही आ रहा था ना, सिंपल मूविंग एवरेज कर रहे थे तो भी प्राइस ही निकल के आ रहा था, एवरेज प्राइस आ रहा था बस, ठीक है। यहाँ पे भी हम क्या कर रहे हैं, वेटेड एवरेज प्राइस ही निकाल रहे हैं। यानी अगर हमने प्रीवियस डे का EMA अगर मैंने मेंशन किया है तो उसका मतलब क्या है, कुछ वेटेड एवरेज प्राइस है, ठीक है। मान लीजिए मैं उसको अभी फ़िलहाल के लिए आपको समझाने के लिए बोल रही हूँ कि ये कल का प्राइस है, ठीक है। मैं क्या कह रही हूँ कि कल के प्राइस में मैं एडजस्टमेंट कर रही हूँ किस चीज़ की, जो आज मूवमेंट आई है प्राइस में, जो मैंने आपको यहाँ पे अभी समझाया कि जो मूवमेंट आ रही है प्राइस में, क्लोजिंग प्राइस माइनस कर रही हूँ ना प्रीवियस डे का प्राइस, ठीक है। यानी जो मूवमेंट आई है प्राइस में उस मूवमेंट को मैं मल्टीप्लाई कर रही हूँ विद दी एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट क्या है, वेट, ठीक है। यानी कि मैं क्या कर रही हूँ, जो मूवमेंट है उसको वेट से मल्टीप्लाई कर रही हूँ, यानी वेट एडजस्ट कर रही हूँ उस मूवमेंट में जो कल से आज में आ गया है, करेक्ट। मैं क्या कर रही हूँ, उसको वेट प्रोवाइड कर रही हूँ, वेट से मल्टीप्लाई करने के बाद मैं एडजस्ट किस में कर रही हूँ, कल के प्राइस में, ठीक है। जो कल प्राइस ऑलरेडी था वो क्या है, मूविंग एवरेज है, यानी एवरेज प्राइस है। मैं क्या कह रही हूँ, नेक्स्ट जो एवरेज प्राइस मैं निकालना चाह रही हूँ वो मैं कैसे निकालूंगी, प्रीवियस वाला तो मुझे कंसिडर करना ही पड़ेगा, और क्या करना पड़ेगा, जो आप आज में चेंज आ गया, कल से आज में जो चेंज आ गया उसको भी कंसिडर करना पड़ेगा, करेक्ट। लेकिन जो कल से आज में चेंज आया है उसको पूरा ना कंसिडर करके मैं क्या कर रही हूँ, उसको कुछ वेट से भी मल्टीप्लाई कर रही हूँ, कुछ वेट से भी मल्टीप्लाई कर रही हूँ और फिर एडजस्ट कर रही हूँ इन दी प्रीवियस डे एक्सपोनेंशियल मूविंग प्राइस। इतना वैसे समझने की आपको ज़रूरत है नहीं इस चैप्टर में, क्योंकि सिंपली अगर आपको ये फॉर्मूला भी पता है तो भी आप सिंपली आराम से क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर पाओगे। IBS के लिए भी इम्पॉर्टेंट है ये वाला जो क्वेश्चन मैंने अभी यहाँ पे लिखा है ना, IBS के लिए भी इम्पॉर्टेंट है।
एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज एंड आपकी एएफएम के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, दोनों में ही क्वेश्चन आ चुका है पहले, ठीक है। चलिए बात कर लेते हैं, क्या बोला मैंने आपको, करंट डे, यानी अगर आज का हमें ईएमए निकालना है तो सिंपली हमें प्रीवियस डे का जो ईएमए हम निकाल चुके होंगे उसमें क्या चीज़ ऐड करनी है, एक तो क्लोजिंग प्राइस ऐड करना है, माइनस करना है प्रीवियस डे ईएमए, उसको मल्टीप्लाई करना है विद द एक्सपोनेंट, एंड जो भी हमारा आंसर आएगा उसको ऐड किस में करेंगे हम, प्रीवियस डे ईएमए में, ठीक है। चलिए आई होप आपको समझ में आया होगा कि हमने किया क्या है, सिंपली प्रीवियस डे का ईएमए उठाया, ठीक है, क्या कह रहे हैं, एवरेज प्राइस निकाल रहे हैं। ऊपर तो क्या कर रहे थे, हर दिन का प्राइस कंसिडर कर ही रहे थे ना दोबारा से। अगर मैं सेकेंड डे का निकाल रही थी ईएमए तो मैं ऑलरेडी नेक्स्ट 5 डेज ही कंसिडर कर रही थी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे तो क्या है, मुझे क्या करना है, प्रीवियस डे का ईएमए लेना है, सिर्फ जो चेंज आया है कल से आज में, जो चेंज आया है उस चेंज को मैं मल्टीप्लाई करूँगी विद द वेट, एक्सपोनेंट बोलते हैं जिसे हम, वेट से मल्टीप्लाई करके मैं सिंपली प्रीवियस डे के ईएमए में ऐड कर दूंगी और मुझे पता चल जाएगा कि नेक्स्ट मतलब जो करंट डे है उसका ईएमए क्या है, ठीक है, उसका एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज क्या आ रहा है, ठीक है। चलिए इतनी देर से बात कर रहे हैं एक्सपोनेंट के बारे में, तो एक्सपोनेंट निकलता कैसे है, देखो एक्सपोनेंट का फॉर्मूला है 2 डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ पीरियड इन द मूविंग एवरेज प्लस 1। मान लीजिए आपको 30 दिन के प्राइसेस गिवन है, ठीक है, या 1 वीक का प्राइस गिवन है, ठीक है, और आपको एक्सपोनेंट निकालना है, तो आपको सिंपली क्या करना है, 2 डिवाइडेड बाय 7 प्लस 1, क्योंकि वीक है 7 डेज होते हैं, प्लस 1 करना है, क्या आएगा 2 डिवाइडेड बाय 8 विच इज़ 0.25 का आ जाएगा आपके पास एक्सपोनेंट वैल्यू, ठीक है। मंथ है 30 डेज हैं उसके अंदर, तो 2 डिवाइडेड बाय 31 करना है। आप इसको इस तरीके से भी याद कर सकते हो, 1 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डेज, ठीक है, दोनों में कर लो +1। इस तरीके से भी आप याद रख सकते हो कि आपको एक्सपोनेंट की वैल्यू निकालनी होती है। मोस्टली क्वेश्चंस में एक्सपोनेंट की वैल्यू गिवन होती है, आपको ये फॉर्मूला लगा के एक्सपोनेंट निकालने की ज़रूरत एज सच नहीं पड़ती, बट अगर कहीं पे नहीं दिया है तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा फॉर कैलकुलेटिंग द एक्सपोनेंट, अदरवाइज तो पूरा क्वेश्चन ही सॉल्व नहीं हो पाएगा, ठीक है, क्योंकि एक्सपोनेंट के बिना तो आप आगे का ईएमए निकाल ही नहीं पाओगे। सिंपल मूविंग एवरेज का जो क्वेश्चन था एज इट इज़ मैंने आपको यहाँ पे समझा ही दिया है किस तरीके से आपने ऐसे में निकालने हैं, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन है नहीं आईसीआई के जो स्टडी मटेरियल है उसमें, इसलिए मैंने आपको यहीं पे बता दिया था। बट एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का क्वेश्चन है आईसीआई स्टडी मैट में, जो कि हम आज सॉल्व करेंगे आफ्टर कंप्लीटिंग दिस कॉन्सेप्ट डिस्कशन। देखो फॉर्मूला अगर आपको समझ में आ गया तो ठीक है, क्योंकि ऐसा जिसमें समझने वाला कुछ है भी नहीं, सिंपली छोटा सा फॉर्मूला है, याद हो जाएंगे। सिक्योरिटी एनालिसिस में जो फॉर्मूलाज हैं आप याद कर लोगे, आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है, रेदर देन आप समझने में ज़्यादा फालतू का अगर दिमाग लगाओगे कोई फ़ायदा नहीं है उस चीज़ में, ठीक है ना। तो आप सिंपली याद कर लो, फॉर्मूला ज़्यादा कुछ ट्रिकी है भी नहीं इसमें, थोड़ा बहुत कनेक्शन आप बना सकते हो जो मैंने आपको बता दिया, ठीक है, उतना ही कनेक्शन बनाओ और याद कर लो फॉर्मूलाज, सिंपली आपके लिए यही फ़ायदेमंद रहेगा, क्योंकि समझने वाली चीज़ें और बहुत हैं एएफएम में, ठीक है, इसके पीछे आप दिमाग ख़राब करोगे कोई फ़ायदा नहीं है। हार्डली कोई क्वेश्चन आता है तो आता है सिक्योरिटी एनालिसिस से, वरना नहीं भी आता है, ठीक है, तो फालतू में अपना दिमाग ख़राब करने की ज़रूरत नहीं है कि कैसे फॉर्मूला डिराइव हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, कोई ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा कनेक्शन बनाओ, याद करो, ख़त्म करो। नेक्स्ट आपको एक नोट लिख के दिया है, ऑन फर्स्ट डे बोथ एसएमए एंड ईएमआर सेम, ठीक है, यानी कि पहले दिन के लिए अगर आप एसएमए निकालो, सिंपल मूविंग एवरेज निकालो या एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज निकालो, दोनों की वैल्यू इक्वल आएगी। एमसीक्यू पर्पस के लिए इंपॉर्टेंट है ये लाइन, तो आप लोग ये चीज़ को ध्यान में ज़रूर रखना। नेक्स्ट है हमारे पास एफिशिएंट मार्केट थ्योरी और हाइपोथेसिस, जिसमें कि हम क्या बोलते हैं, देखो एफिशिएंट मार्केट का मतलब क्या है, मान लीजिए आज मार्केट में कोई इन्वेस्टर एंटर कर रहा है, ठीक है, और वो स्टॉक का प्राइस फोरकास्ट कर पा रहा है कि आगे जाके क्या प्राइस रहने वाला है, और उस बेस पे वो क्या कर रहा है, आज बाय कर रहा है और आगे जाके जब प्राइस ज़्यादा हो जाएगा वो सेल कर रहा है, यानी प्रॉफिट अर्न कर पा रहा है बड़े आराम से। टेक्निकल एनालिसिस के थ्रू वो क्या कर रहा है, स्टॉक का प्राइस फोरकास्ट कर रहा है और प्रॉफिट कमा रहा है, यानी कि मार्केट एफिशिएंट नहीं है, ठीक है, मार्केट एफिशिएंट नहीं है, क्योंकि कोई भी पर्सन आएगा टेक्निकल एनालिसिस करेगा
प्रॉफिट कमाएगा और चला जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर मार्केट में प्राइस डिटरमाइन करना, प्राइस फॉरकास्ट करना ऑफ द शेयर अगर डिफ़िकल्ट है, नहीं कर पा रहा अगर कोई भी प्राइस फॉरकास्ट, ठीक है, कि आगे जाके स्टॉक का प्राइस क्या रहने वाला है, टेक्निकल एनालिसिस की हेल्प से वो ये चीज़ डिटरमाइन ही ना कर पाए, अगर फोरकास्ट ही ना कर पाए, ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे, मार्केट एफिशिएंट है। कोई भी पर्सन ऐसे ही आके टेक्निकल एनालिसिस करके प्रॉफिट कमा के नहीं जा सकता, ठीक है। पढ़ लेते हैं क्या लिखा है। एफिशिएंट मार्केट का मतलब नो वन कैन फोरकास्ट दी स्टॉक प्राइस, यानी आगे जाके स्टॉक का क्या प्राइस रहने वाला है ये चीज़ कोई भी फोरकास्ट नहीं कर पा रहा है। और इनएफिशिएंट कब होगी मार्केट, जब कोई पर्सन फोरकास्ट कर पा रहा होगा स्टॉक का प्राइस। मान लीजिए कैसे कर रहे थे हम प्राइस डिटरमाइन, कि प्राइस बढ़ेगा, अभी मैंने क्या बोला था, कुछ प्राइजेस लिए थे हमने, अगर इस पॉइंट पे तो हम क्या बोल रहे थे, प्राइस बढ़ जाएगा, यानी मार्केट क्या थी, इनएफिशिएंट थी, क्योंकि मैं फोरकास्ट कर पा रही थी कि आगे जाके स्टॉक का प्राइस क्या रहने वाला है, यानी प्राइस बढ़ जाएगा और मैं प्रॉफिट कमा के चली जाऊंगी, क्योंकि मैं यहाँ पे बाय करूँगी, यहाँ पे सेल करूँगी, चली जाऊँगी प्रॉफिट कमा के, करेक्ट। लेकिन अगर ऐसा होता कि कुछ फालतू के ट्रेंड चल रहे हैं, नीचे जा रहा है फिर ऊपर जा रहा है, कुछ ऐसे कुछ इस तरीके से कुछ ट्रेंड चल रहा है, ठीक है, अब मैं क्या एनालिसिस करूँगी इस पर, यहाँ पे अगर मैं आज हूँ तो मुझे क्या पता प्राइस और बढ़ जाए, ठीक है, या इसके बाद नीचे ही आ जाए, कुछ भी हो रहा है, मतलब मार्केट में टेक्निकल एनालिसिस काम नहीं आ पा रही है, ठीक है, फोरकास्ट मैं कर ही नहीं पा रही कि आगे जाके शेयर का प्राइस क्या रहने वाला है। अब मैं ना तो यहाँ पे एंट्री लूँगी ना एग्जिट लूँगी, क्यों, क्योंकि मैं तो कुछ एनालाइज कर ही नहीं पा रही ना शेयर के बारे में, कुछ फोरकास्ट कर ही नहीं पा रही, यानी मैं प्रॉफिट नहीं कमा पाऊँगी। तो अगर कोई फोरकास्ट नहीं कर पा रहा है स्टॉक के प्राइस को तो मार्केट क्या है, एफिशिएंट है। लेकिन अगर वो बहुत आराम से फोरकास्ट कर पा रहा है स्टॉक के प्राइस को, ठीक है, तो मार्केट क्या है, इनएफिशिएंट है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास लेवल्स ऑफ मार्केट एफिशिएंसी, ठीक है। मार्केट के 3 लेवल्स हैं एफिशिएंसी के, ठीक है। एक होता है वीक फॉर्म ऑफ एफिशिएंसी, एक है सेमी स्ट्रॉन्ग एंड थर्ड वन इज स्ट्रॉन्ग फॉर्म ऑफ एफिशिएंसी, ठीक है। क्या करना है इसमें, हमें एक चीज़ याद रखना, ये तीनों क्या हैं ये मैं आपको भी बता रही हूँ, पर आपको तीनों में सिर्फ ये चीज़ याद रखनी है कि मार्केट एफिशिएंट तो है, एफिशिएंट है, पर लेवल्स हैं, कुछ वीक है बट एफिशिएंट है, सेमी स्ट्रांगली एफिशिएंट है, स्ट्रांगली एफिशिएंट है, ठीक है। यानी बात तो किस बारे में हो रही है, मार्केट एफिशिएंसी के बारे में ही बात हो रही है। मार्केट एफिशिएंट है यानी कि टेक्निकल एनालिसिस करके कोई बंदा स्टॉक का प्राइस फोरकास्ट करके प्रॉफिट तो नहीं ही कमा पा रहा है, ठीक है, चाहे वीक फॉर्म ऑफ एफिशिएंसी में है, चाहे सेमी स्ट्रांग में है, चाहे स्ट्रांग में है, टेक्निकल एनालिसिस करके कोई भी प्रॉफिट नहीं कमा पा रहा, ठीक है। बात कर लेते हैं वीक फॉर्म ऑफ एफिशिएंसी। समझ में आ रहा होगा नाम से कि एफिशिएंट है बट थोड़ी कम एफिशिएंट है। वीक फॉर्म ऑफ एफिशिएंसी क्या कहती है कि टेक्निकल एनालिसिस के बेस पे कोई भी पर्सन आके प्रॉफिट कमा के नहीं जा सकता, ठीक है। अब आप बोलोगे एफिशिएंसी में भी तो यही बोल रहे थे आप कि मार्केट एफिशिएंट है अगर टेक्निकल एनालिसिस करके कोई भी पर्सन जो है वो स्टॉक को फोरकास्ट नहीं कर पा रहा, यानी स्टॉक के प्राइस को फोरकास्ट नहीं कर पा रहा, ठीक है, तो क्या है, मार्केट एफिशिएंट है। लेकिन मैंने यहाँ पे एज सच टेक्निकल एनालिसिस वर्ड लिखा नहीं है, मैंने सिर्फ क्या कहा, प्राइस फोरकास्ट कर ही नहीं पा रहे, चाहे टेक्निकल एनालिसिस से चाहे किसी भी चीज़ से नहीं कर पा रहे, तो मार्केट एफिशिएंट है, ठीक है। अगर सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस के बेस पे आप नहीं कर सकते आगे प्राइस फोरकास्ट और नहीं कमा सकते प्रॉफिट, तो आप वीक फॉर्म ऑफ एफिशिएंसी में हो। ऐसा क्यों, सोचने वाली बात है कि टेक्निकल एनालिसिस फेल कब होगी, ठीक है। टेक्निकल एनालिसिस में आप करते क्या थे, पास्ट के प्राइजेस के बेस पे, ठीक है, पास्ट में जो प्राइजेस थे उसके बेस पे आप डिटरमाइन करते थे कि फ्यूचर में क्या प्राइस रहने वाला है। यही कर रहे थे ना हम, ट्रेंड बना रहे थे और डिटरमाइन कर रहे थे कि फ्यूचर में क्या प्राइस रहने वाला है, यही कर रहे थे। बट अगर आज जो प्राइस चल रहा है वो ऑलरेडी ये सारे जो पास्ट ट्रेंड्स हैं ये सब रिफ्लेक्ट कर रहा है इस आज के प्राइस में, ठीक है, तो अब आपकी ट्रेंड एनालिसिस फेल हो जाएगी, आप टेक्निकल एनालिसिस नहीं कर पाओगे। ऐसा क्यों, आप कर क्या रहे थे, पास्ट ट्रेंड्स के बेस पे ये डिटरमाइन कर रहे थे कि आज क्या प्राइस होना चाहिए, करेक्ट।
क्या प्राइस होना चाहिए, आगे जाके क्या प्राइस होगा, ये चीज़ डिटरमाइन कर रहे थे। फिर आप देख रहे थे कि खरीदना चाहिए या बेचना चाहिए, लॉन्ग पोजीशन लेनी चाहिए या शॉर्ट पोजीशन लेनी चाहिए। बट अगर ये पास्ट टेंस के बेस पे जो प्राइस होना चाहिए था वो प्राइस ऑलरेडी हो गया मार्केट में, ठीक है, यानी आज ये जो प्राइस है ये सब, ये पास्ट टेंस सब डिटरमाइन जो कर लिए थे हमने, ये सब कुछ रिफ्लेक्ट कर रहा है आज के प्राइस में। यानी जो पास्ट टेंस के बेस पे प्राइस होना चाहिए था वो प्राइस हो चुका है, ठीक है। अब आप टेक्निकल एनालिसिस करके करोगे क्या, ठीक है। टेक्निकल एनालिसिस तो आपके काम अब नहीं आएगी क्योंकि जो होना था वो हो चुका है। पास्ट प्राइसेस के बेस पे जो प्राइस होना चाहिए था वो प्राइस हो चुका है आगे, ठीक है, आज हो चुका वो प्राइस, ठीक है, वो प्राइस अचीव हो गया है। अब आपकी टेक्निकल एनालिसिस फेल हो जाएगी और आप प्रॉफिट कमा के नहीं जा सकते। यानी कि टेक्निकल एनालिसिस के बेस पे तो प्रॉफिट नहीं कमा सकते, पर अगर आपके पास पब्लिकली अवेलेबल कोई इंफॉर्मेशन है या प्राइवेटली अवेलेबल कोई इंफॉर्मेशन है, यानी कि आपको कंपनी का कुछ पर्सनल इंफॉर्मेशन पता है, इनसाइडर इंफॉर्मेशन आपके पास है, तो फिर आप प्रॉफिट कमा सकते हो। या फिर पब्लिकली अवेलेबल इंफॉर्मेशन अगर आपके पास है, जैसे कि डिविडेंड, ये तो पब्लिकली अवेलेबल इंफॉर्मेशन है, अर्निंग्स, डिविडेंड, ग्रोथ आगे कितनी होने वाली है, ठीक है। इन प्राइजेस के बेस पे, इन इंफॉर्मेशन के बेस पे आप डिटरमाइन कर सकते हो आगे जाके क्या प्राइस रहने वाला है। बताया ना अभी फंडामेंटल एनालिसिस में कि आपको अर्निंग्स के बेस पे, डिविडेंड के बेस पे, ग्रोथ के बेस पे आप निकालते हो क्या प्राइस रहने वाला है और डिटरमाइन करते हो कि आपको खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए, बेचना चाहिए या नहीं बेचना चाहिए, राइट। यही कर रहे थे हम फंडामेंटल एनालिसिस में। यानी कि टेक्निकल एनालिसिस तो फेल हो जाएगी, लेकिन अगर आप टेक्निकल एनालिसिस आपकी फेल हो रही है, आप नहीं कर पा रहे टेक्निकल बेसिस पे, आप डिटरमाइन नहीं कर पा रहे, प्रॉफिट नहीं कमा पा रहे, लेकिन अगर आपके पास पब्लिकली अवेलेबल जो इन्फॉर्मेशन है यानी अर्निंग्स, डिविडेंड वगैरह, या फिर कुछ प्राइवेट इंफॉर्मेशन है, इनसाइडर इंफॉर्मेशन हैं, उस बेस पे आप प्रॉफिट कमा सकते हो, ठीक है। तो फिर मार्केट क्या है, वीक फॉर्म ऑफ एफिशिएंसी में है, यानी कि एफिशिएंट है क्योंकि टेक्निकल एनालिसिस तो काम नहीं कर रही, लेकिन पब्लिकली अवेलेबल इंफॉर्मेशन और प्राइवेटली अवेलेबल इंफॉर्मेशन की मदद से प्रॉफिट तो बंदे कमा पाएंगे, ठीक है, इन्वेस्टर कमा पाएगा। अगर उसको फंडामेंटल एनालिसिस आती है वो प्रॉफिट कमा के जाएगा, ठीक है। अब प्रॉफिट कमा पा रहा है तो वीक फॉर्म ऑफ एफिशिएंसी तो है। सेमी स्ट्रॉन्ग में क्या होता है, टेक्निकल एनालिसिस तो डेफिनेटली नहीं काम आ रही है आपकी, ठीक है। ऑल्सो जो पब्लिकली अवेलेबल इंफॉर्मेशन है, अर्निंग्स, डिविडेंड, ग्रोथ, इनके बेस पे भी आगे आने वाला जो प्राइस है स्टॉक का वो भी फॉरकास्ट अगर नहीं किया जा सकता और उस बेस पे भी प्रॉफिट नहीं कमाया जा सकता, ठीक है। यानी कि जो फंडामेंटल एनालिसिस है अगर वो भी फेल हो जाए, पब्लिकली इंफॉर्मेशन अवेलेबल जो भी है, ठीक है, पब्लिक इंफॉर्मेशन जो भी है, डिविडेंड है, अर्निंग्स है, इनके बेस पे भी प्राइस तो फॉरकास्ट नहीं कर पाएगा कोई कि आगे जाके क्या होने वाला है। तो मार्केट एफिशिएंट तो है क्योंकि टेक्निकल एनालिसिस भी नहीं हो रही, फंडामेंटल एनालिसिस भी नहीं हो रही और प्रॉफिट इन दोनों के बेस पे नहीं कमा पा रहा इन्वेस्टर। बट प्राइवेट इंफॉर्मेशन अगर उसके पास है, इनसाइडर इंफॉर्मेशन अगर उसके पास है, फिर तो वो प्रॉफिट कमा पाएगा ना। यानी मार्केट एफिशिएंट है, ठीक है, टेक्निकल एनालिसिस भी काम नहीं कर रही, पर पब्लिकली अवेलेबल इंफॉर्मेशन भी काम नहीं कर रही, तो वीक तो नहीं है, सेमी स्ट्रॉन्ग फॉर्म ऑफ एफिशिएंसी रिफ्लेक्ट हो रही है इन द मार्केट। स्ट्रॉन्ग फॉर्म ऑफ एफिशिएंसी में क्या होगा कि आपकी टेक्निकल एनालिसिस भी फेल होगी, फंडामेंटल एनालिसिस भी फेल होगी, यानी पब्लिकली अवेलेबल जो इन्फॉर्मेशन है उसके बेस पे भी नहीं कर पाओगे, पास्ट ट्रेंड के बेस पे भी नहीं कर पाओगे। ऑल्सो इतना स्ट्रिक्ट जो है रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं कि इनसाइडर इंफॉर्मेशन के बेस पे भी कोई बंदा नहीं कमा पाएगा, यानी इनसाइडर इंफॉर्मेशन किसी को मिलेगी ही नहीं और वो प्राइस फॉरकास्ट आगे का कर ही नहीं पाएगा और प्रॉफिट नहीं कमा पाएगा। अगर ऐसा हो रहा है मार्केट में कि वो मतलब मार्केट में एंटर कर रहा है और प्रॉफिट कमा ही नहीं पा रहा, ना टेक्निकल एनालिसिस के थ्रू, ना फंडामेंटल एनालिसिस के थ्रू, ना कोई जो प्राइवेटली अवेलेबल उसके लिए इंफॉर्मेशन थी, इनसाइडर इंफॉर्मेशन थी उसके थ्रू, यानी कि रिस्क फ्री प्रॉफिट तो एटलीस्ट वो नहीं कमा पा रहा, वो आ रहा है रिस्क ले रहा है तो प्रॉफिट कमा सकता है। बट ये जो सब चीज़ें हैं ना रिस्क फ्री प्रॉफिट देने वाली, ये चीज़ें वो नहीं कर सकता और ना वो प्रॉफिट कमा के जा सकता। तो मार्केट कैसी है, स्ट्रॉन्ग फॉर्म ऑफ एफिशिएंसी में है मार्केट, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये तीनों चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। जो थ्योरी है इनकी
डेफिनेटली आप पढ़ लेना फ्रॉम दी ICS स्टडी मैट, आपको एक बार के लिए चीज़ें समझ में आ जाएंगी। फटाफट से रीड करोगे, जो जो मैंने बोला है वही चीज़ें वहाँ पे लिखी हुई हैं, आप पढ़ोगे आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास टेस्ट टू वेरीफाई द वीक फॉर्म ऑफ एफिशिएंसी। अब वीक फॉर्म ऑफ एफिशिएंसी में क्या था, टेक्निकल एनालिसिस फेल हो रही थी, ठीक है। बाकी दो तो काम कर ही रही थी ना, पब्लिकली अवेलेबल इंफॉर्मेशन यानी कि फंडामेंटल एनालिसिस भी काम कर रहा था, और जो प्राइवेटली अवेलेबल इंफॉर्मेशन थी उसके पास वो भी काम कर रही थी। सिर्फ फेल क्या हो रहा था, टेक्निकल एनालिसिस। यानी कि वीक फॉर्म ऑफ एफिशिएंसी है या नहीं है, ये चीज़ भी हम कब डिटरमाइन कर पा रहे थे, जब टेक्निकल एनालिसिस फेल हो रहा था, ठीक है। यानी कि टेक्निकल एनालिसिस के बेस पे आगे का प्राइस फॉरकास्ट अगर नहीं कर पा रहे थे तो वीक फॉर्म ऑफ एफिशिएंसी थी, अदरवाइज तो मार्केट इनएफिशिएंट होगी, क्योंकि टेक्निकल एनालिसिस के बेस पे ही बंदा कमा पा रहा होगा, ठीक है ना। तो फिर क्या इनएफिशिएंट है मार्केट। तो वीक फॉर्म ऑफ एफिशिएंसी मार्केट में है या वीक फॉर्म ऑफ एफिशिएंसी मार्केट में नहीं है, यानी मार्केट इनएफिशिएंट है, ये चीज़ डिटरमाइन करने के लिए टेस्ट होते हैं 3। पहला टेस्ट है ऑटो कोरिलेशन टेस्ट, जिसे कि हम सीरियल कोरिलेशन टेस्ट भी बोलते हैं। इसके लिए आपको पोर्टफोलियो चैप्टर में कुछ टर्म्स हैं जो आपको पता होनी चाहिए। फर्स्ट वन इज कोरिलेशन, कोवेरिएंस, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। ये कुछ टर्म्स हैं जो आपको पता होनी चाहिए, इनका मतलब पता होना चाहिए, इन्हें कैलकुलेट करना आना चाहिए, ठीक है। बात कर लेते हैं सबसे पहले वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन के बारे में। वेरिएंस का मतलब क्या होता है, देखो सिंपल सा मतलब है एवरेज वैल्यू से, ठीक है, एवरेज वैल्यू से कितना वेरी कर रहा है अमाउंट, ठीक है। यानी कि अगर आपको कुछ 5 अमाउंट्स दिए हुए हैं, जैसे कि मान लीजिए, देखो यहाँ पे जितना फॉर दिस चैप्टर इम्पॉर्टेंट है उतना ही समझा रही हूँ। पोर्टफोलियो चैप्टर में इन डिटेल बहुत अच्छे से समझाऊंगी कि वेरिएंस क्या होता है। यहाँ पे जितना आपके लिए इम्पॉर्टेंट है समझना, उतना ही बता रही हूँ, आपको समझ में आ जाएगा, चैप्टर भी आपका ये वाला कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। चलिए डिस्कस करते हैं। ये समझने के लिए हमारे पास मान लीजिए हमें कुछ प्राइजेस गिवन है ऑफ 5 डेज, 10, 20, 30, 40 एंड 50, ठीक है। ये हमें प्राइजेस गिवन है। इफ़ यू रिमेंबर, हम इकोनॉमिक्स में कुछ मीन निकालते थे। मीन क्या होता है, एवरेज होता है, ठीक है। अगर मुझे इस एक्स का मीन निकालना हो तो मैं किस तरीके से निकाल पाऊंगी, एवरेज करना है ना मुझे। अभी मैंने एवरेज निकालना सीखा है, 10 + 20 + 30 + 40 + 50 डिवाइडेड बाई 5, यही करूँगी। कितना आएगा, 30, यही आएगा। 150 डिवाइड बाई 5 इज़ 30 आ रहा है मेरे पास मीन, यानी कि एवरेज, ठीक है। आपको याद होगा हम कैसे डिनोट करते थे, अगर ये x लिखी हैं वैल्यूज़ को डिनोट किया है बाय x, तो हम मीन को किस तरीके से डिनोट करते थे, x बार, ठीक है, ये आपको याद होगा। अब हम क्या करते थे, x माइनस x बार करते थे, ठीक है। डेविएशन निकालनी है ना हमें क्या निकालना है, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालनी है। तो हमें ये तो पता होना चाहिए ना कि कितनी वैल्यू से डेविएट हो रही हैं, ठीक है, कितने अमाउंट से डेविएट हो रही हैं ये वैल्यूज़ फ्रॉम दी एवरेज। मैंने भी क्या बोला, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है कि एवरेज जो वैल्यू है उससे बाकी की वैल्यूज़ कितना डेविएट कर रही हैं, कितना वेरी कर रही हैं, कितना डिफरेंस है उनमें, उसको बोलते हैं हम स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए पहले डेविएशन तो पता होना चाहिए ना, कि मीन से ये जो एवरेज वैल्यू है इससे ये जो बाकी की वैल्यूज़ हैं ये कितना डेविएट कर रही हैं, कितना डिफरेंस है इनमें। तो डिफरेंस निकाल लिया मैंने x माइनस एक्स बार करके। कितना आएगा, यहाँ पे आएगा 10 - 30 इज़ -20, 20 - 30 इज़ -10, 30 - 30 इज़ 0, 40 - 30 इज़ 10 एंड 50 - 30 इज़ 20, ठीक है। ये मैं थोड़ा नीचे लिख देती हूँ इसको, ठीक है। अब आप बोलेंगे निकाल ली डेविएशन आपने, स्टैंडर्ड डेविएशन का आपने मतलब क्या बताया कि एवरेज से कितनी वैल्यूज़ डेविएट कर रही हैं, निकाल तो दिया हमने, एवरेज था ये x बार, ठीक है, x थी वैल्यूज़ हमारी, कर दिया हमने x माइनस एक्स बार, यानी हमने निकाल दिया डिफरेंस दोनों का।
आ गया स्टैंडर्ड डेविएशन। हो सकता है ना आप ये चीज़ सोच रहे हो, बट मुझे एक बात बताओ आप, हम क्या करते थे जब हम इकोनॉमिक्स में स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना होता था, हम x माइनस एक्स बार करने के बाद x माइनस एक्स बार का स्क्वायर निकालते थे, ठीक है, यही करते थे। फिर हम क्या बोलते थे, इसका जो सम आता था उसे हम बोलते थे वेरिएंस, ठीक है, और फिर वापस से ये जो वेरिएंस है इसको अंडर रूट करके, ठीक है, यानी कि इसकी अंडर रूट वैल्यू निकाल के क्या बोलते थे, किसके बराबर आ गया, ये स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया, यही बोलते थे। स्टैंडर्ड डेविएशन इज द स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस, यही है मतलब, ये तो हमें पता है। ये स्क्वायर करा क्यों, जब आपको अंडर रूट करना ही था तो ये स्क्वायर क्यों करना है, सिंपली आप इसका सम निकालो, हो गया डेविएशन। ये डेविएशन ही तो है ना जो हमने निकाला है अभी, ठीक है, कि एवरेज वैल्यू से कितना डेविएट हो रही है ये वाली वैल्यूज़ 10, 20, 30, 40, 50 एवरेज से कितना डेविएट होके आई हैं, ये निकाल तो लिया हमने, हो गया स्टैंडर्ड डेविएशन। ख़त्म करो ना, देखो निकालो, मान लो ये यहाँ पे ख़त्म होना है, नहीं करना हमें x माइनस एक्स बार का स्क्वायर, नहीं करना, क्या आएगा यहाँ पे, 0 आएगा सम, यानी हम क्या बोलेंगे, डेविएशन है 0। डेविएशन 0 है क्या, आप देखो इसमें ये 0 लग रही है डेविएशन कहीं से आपको, डेविएशन तो है वैल्यू में, एवरेज से चेंज तो है वैल्यू में, ठीक है। 30 और 10 में तो डिफरेंस है, 30 और 20 में भी डिफरेंस है, 30 और 40 में भी डिफरेंस है, 50 में भी डिफरेंस है, बट यहाँ पे जब मैंने x माइनस एक्स बार का सम किया कितना आ रहा है, 0, ये तो बोल रहा है डेविएशन 0 है, ठीक है। तो क्या एक्चुअल में आपको देख के भी समझ में आ रहा होगा क्या डेविएशन 0 है क्या, आंसर इज नो, डेविएशन तो 0 नहीं है, डेविएशन को कुछ ना कुछ वैल्यू तो है, डेविएट तो हो रही है वैल्यू, ऐसा तो नहीं है कि वैल्यूज़ में कोई डेविएशन नहीं है, सब 30 थोड़ी है, कोई 10 है तो कोई 20 है, कोई 30 है तो कोई 40 है, 50 है, डेविएशन है। क्यों हो रहा है ऐसा, ये 0 क्यों आ रहा है, ये जो माइनस में आ रही है ना टर्म्स, इनकी वजह से आ रहा है 0, ठीक है। तो इन्होंने क्या बोला कि जब आप डेविएशन निकाल रहे हो, ठीक है, तो आपकी कुछ फिगर्स आ रही हैं नेगेटिव, जिनकी वजह से ऐसा हो सकता है कि आपकी जो डेविएशन है ये तो गलत आ जाएगी। आप क्या करो, इसको स्क्वायर कर लो, स्क्वायर करने से क्या होगा, आपको जो ये नेगेटिव साइंस है ना ये पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएंगे, आंसर इज यस, हो जाएंगे ना। जब आप स्क्वायर करेंगे -20 का तो वो 400 ही आएगा ना, -400 तो नहीं आएगा, यानी कि फिगर किस में हो जाएगी, पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगी, और हमें एक्चुअल में कितना डेविएशन आ रहा है वो पता चलेगा। यानी कि ये कहना चाहते हैं कि जब हम डेविएशन निकाल रहे हैं तो ये जो साइंस है ना माइनस के प्लस के, ये हमारे लिए मैटर नहीं करते हैं, तो आप इन्हें हटा दीजिए। हटाने का सिर्फ एक ही तरीका है कि हम उन्हें स्क्वायर कर लें, ठीक है, फिर सम कर लें, और फिर वापस से उनको जो स्क्वायर था पहले स्क्वायर किया था तो हमें क्या कर लें, उनको अंडर रूट करके उनकी वैल्यू निकाल लें, डेविएशन निकाल लें। यानी हम क्या करेंगे यहाँ पे x माइनस एक्स बार का स्क्वायर करेंगे, सो दैट ये जो माइनस के साइंस थे दो, ये किस में कन्वर्ट हो जाए, प्लस में कन्वर्ट हो जाए, और हमारे डेविएशन का आंसर जो है वो गलत ना आए, 0 ना आ जाए, ठीक है। ज़रूरी नहीं है हर केस में 0 आ रहा हो, कुछ वैल्यू आ सकती है बट वो वैल्यू गलत होगी, ये आपको पता चल गया है 0 से, जो यहाँ पे हमारा निकल के आ रहा था, ठीक है। ये जो 0 निकल के आ रहा था इससे आपको पता चल गया कि आंसर तो गलत आएगा अगर हम सिंपली x माइनस एक्स बार का सम करके डेविएशन निकालना चाहें तो, ठीक है। चलिए, अगर आपको यहाँ पे ये चीज़ें नहीं समझ में आ रही है ना बहुत अच्छे से, पोर्टफोलियो में इससे ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगी, क्योंकि वहाँ पे आपका फ्लो इन्हीं चीज़ों का होगा, ठीक है। बट यहाँ पे जितना इम्पॉर्टेंट है, जितना है स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, किस तरीके से निकलता है, वेरिएंस किस तरीके से निकलता है, सब बता रही हूँ। पोर्टफोलियो में भी कुछ बहुत अलग नहीं होगा बताने के लिए, ठीक है, बस वो फ्लो होगा तो आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। यहाँ पे ये चीज़ अभी नई नई समझ में आ रही है तो आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हो, बट ऐसा जिसमें कन्फ्यूजन वाली कोई बात नहीं है। आपको ये चीज़ लॉजिक समझना है कि स्क्वायर क्यों करा और फिर वापस से अंडर रूट क्यों करा, वो चीज़ मैंने बताई है आपको रटना है फिर ये चीज़ कि भाई x माइनस एक्स बार करने के बाद x माइनस एक्स बार का स्क्वायर भी करना होता है, फिर वापस से अंडर रूट करना होता है। आप रटना चाहते हो आप रट सकते हो, ठीक है, बट जितनी अच्छी से आप लॉजिकली चीज़ें अगर समझी होंगी आपने, जितना अच्छा आप तब आंसर को प्रेजेंट कर पाओगे, अपनी चीज़ें समझ के फिर आप क्वेश्चन अटैम्प्ट कर पाओगे,
वो चीज़ ज़्यादा डिफरेंट होगी फिर। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं। 10 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 100, 0, 100 एंड 400। ठीक है, यही आएंगे हमारे पास फिगर्स। आप चाहे तो कैलकुलेट करके देख लेना। अब हमें क्या करना है, इनका सम करना है। ठीक है, सम करा कितना आएगा, 400, 500, 600 एंड 1000। कितना आ गया, 1000 आ गया हमारे पास। x माइनस एक्स बार का स्क्वायर क्या आ गया ये हमारे पास, x माइनस एक्स बार का स्क्वायर आ गया हमारे पास 1000। ठीक है, अब अगर मुझे वेरायंस निकालना हो तो मैं किस तरीके से निकालती थी, x माइनस एक्स बार का स्क्वायर डिवाइडेड बाय n। ठीक है, यही करना पड़ेगा मुझे। देखो, अगर प्रोबेबिलिटी गिवन होती, जैसे हमें पोर्टफोलियो चैप्टर अगर हम करेंगे तो उसमें प्रोबेबिलिटीज़ भी होंगी। यहाँ पे तो सिर्फ नंबर ऑफ़ जो आइटम्स है वही गिवन होगा, नंबर ऑफ़ डेज़ ही पता होंगे हमें। ठीक है, ये जो 5 डेज़ है ना, ये 5 डेज़ ही पता होंगे, प्रोबेबिलिटी नहीं होगी यहाँ पे इन दिस चैप्टर सिक्योरिटी एनालिसिस। अगर प्रोबेबिलिटी होती तो हम क्या करते हैं, x माइनस एक्स बार के स्क्वायर को प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करते, डिवाइड बाय n नहीं करते। बट अगर हमें क्या है, नंबर ऑफ़ डेज़ दिए हैं, प्रोबेबिलिटी नहीं दी, तो हमें क्या करना पड़ेगा, x माइनस एक्स बार स्क्वायर को डिवाइड करना पड़ेगा बाय n। ठीक है, यानी हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, x माइनस एक्स बार स्क्वायर डिवाइडेड बाय n करना पड़ेगा फॉर कैलकुलेटिंग द वेरायंस। कितना आएगा यहाँ पे, 1000 डिवाइडेड बाय 5 कितना आया, 200। ये तो क्या आ गया हमारे पास, वेरायंस 200 क्या आया वेरायंस। जब अगर हमें स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है, क्या निकालना है, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है, तो हम क्या देखेंगे, कितना डेविएट हो रहा है। क्या बोला मैंने, वेरायंस का अंडर रूट अगर हम कर दें, क्या आ जाएगा हमारे पास, स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा। कितना आएगा यहाँ पे हमारे पास, 14.14 हमारे पास आ रहा है स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, इस केस में क्या है, ये तो आ गया वेरायंस हमारे पास 200 और स्टैंडर्ड डेविएशन कितना आ गया, 14.14 आ गया स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ दीज प्राइजेस। ठीक है, जो आपको गिवन है। ठीक है, आई होप आपको समझ आई हो चीज़ें। एक बार फिर भी दोबारा से सारा फ्लो बता देती हूँ किस तरीके से हम स्टैंडर्ड डेविएशन तक पहुँचे। सबसे पहले क्या था, हमें कुछ प्राइजेस गिवन थे फॉर दी 5 डेज। हमने क्या निकाला, मीन निकाला यानी एवरेज निकाला। स्टैंडर्ड डेविएशन हमें पता है कि एवरेज वैल्यू से वैल्यूज़ कितना डेविएट हो रही हैं, उसको हम स्टैंडर्ड डेविएशन बोलते हैं। यानी कि सबसे पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि एवरेज वैल्यू से कितना चेंज आया है बाकी सारी वैल्यूज़ में। ठीक है, तो हमने कैसे निकाला, x माइनस एक्स बार करके हमने देख लिया कि एवरेज वैल्यू से कितना डेविएट कर रही है हमारी एक्चुअल वैल्यूज़ ऑफ दीज 5 डेज़। कैसे निकाला हमने, x माइनस एक्स बार करके कुछ वैल्यूज़ निकाल ली। ठीक है, हमें ये चीज़ पता चल गई कि अगर हम सिंपली इन डेविएशंस का सम कर देंगे तो डेविएशन एक्चुअल जो होनी चाहिए वो ये रिफ्लेक्ट नहीं कर पाएगा, क्योंकि यहाँ पे डेविएशन आ रही थी 0, जो कि ये बताता है कि इस केस में डेविएशन हो ही नहीं रही है। ठीक है, बट ऐसा तो नहीं है, हमें तो दिख रहा है -20, -10, 0, 10, 20 यानी एवरेज वैल्यू से कुछ तो डेविएशन है। बट 0 तो क्या बोल रहा है, ये डेविएशन है ही नहीं। तो हमें इतना पता चल गया कि काम यहाँ पे तो नहीं रुक सकता, आगे हमें और कुछ करना पड़ेगा। तो हमने सबसे पहले क्या देखा कि रूट कॉज क्या है इस चीज़ का। हमें पता चला ये जो माइनस में फिगर्स है ना, इनकी वजह से ये डेविएशन जो है वो 0 हो जा रही है और डेविएशन का जो वैल्यू है वो गलत आ रही है। ठीक है, तो हमने क्या सोचा, ठीक है ये माइनस साइन ही हटाते हैं। सबसे पहले माइनस साइन हटाने के लिए हमने क्या सोचा, माइनस साइन कैसे हट सकता है, अगर मैं स्क्वायर कर दूँ इस वैल्यू को तो माइनस साइन पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो पहले मैं स्क्वायर कर दूंगी, फिर वापस अंडर रूट कर दूंगी, तो क्या आ जाएगा मेरे पास, एक्चुअली में जो डेविएशन है वो आ जाएगी, जिसे हम स्टैंडर्ड डेविएशन बोलते हैं। तो मैंने क्या किया, x माइनस एक्स बार का स्क्वायर कर दिया, सम किया, तो मेरे पास क्या आएगा, वेरायंस निकालने के लिए क्या फॉर्मूला है, x माइनस एक्स बार का स्क्वायर डिवाइडेड बाय n। मैंने आपको बताया प्रोबेबिलिटी होती तो x माइनस एक्स बार के स्क्वायर से इंटू प्रोबेबिलिटी करते। ठीक है, बट यहाँ पे नंबर थे, ओनली नंबर ऑफ डेज थे, तो हम डिवाइडेड बाय n करके क्या निकाला, वेरायंस निकाला। लेकिन हमें तो क्या पता है, ये डेविएशन है, बट हमने क्या किया था, डेविएशन को स्क्वायर कर दिया था। तो अगर मुझे स्टैंडर्ड डेविएशन तक पहुंचना है तो मुझे वापस क्या करना पड़ेगा, अंडर रूट करना पड़ेगा। तो मैंने क्या किया, वेरायंस का अंडर रूट किया और स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू मेरे पास आ गई। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा वेरायंस और स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है। ठीक है, मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिए सो दैट आई जस्ट क्लियर दिस ऑफ और मैं आगे का डिस्कशन आपके साथ कर पाऊँ।
जो कोरिलेशन कोवेरिएंस वगैरह क्या होता है वो चीज़ मैं आपको बता पाऊँ। ठीक है, थोड़ा सा मुझे टाइम देना। चलिए बात करते हैं कोरिलेशन की। तो कोरिलेशन से आपको समझ में आ रहा होगा कि कितना आपस में वो कोरिलेट करते हैं। ठीक है, आपस में वो कितना कोरिलेट करते हैं इज दी कोरिलेशन। यानी कि जैसे अगर कोई दो आपको दिए हुए हैं स्टॉक और उनके प्राइजेस आपको गिवन है, जैसे यहाँ पे तो एक का ही प्राइस गिवन था ना। ठीक है, एक का प्राइस गिवन था, एक ही वेरिएंस आपने निकाली, एक का ही स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल पाया आप। अगर आपको दो स्टॉक के प्राइजेस गिवन हो, ठीक है, और आपको ये चीज़ डिटरमाइन करनी हो कि किस तरीके से आपस में रिलेट करते हैं, उसको क्या बोलेंगे? कोरिलेशन बोलेंगे। ठीक है, कोरिलेशन निकालने का सिंपल सा फॉर्मूला है हमारे पास, कोवेरिएंस ऑफ द टू स्टॉक। मान लीजिए एक स्टॉक है ए और दूसरा स्टॉक है बी, डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ए इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ बी। ये है हमारे पास सिंपल सा फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द कोरिलेशन। यानी कि कोरिलेशन समझने के लिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि कोवेरिएंस किस तरीके से निकलता होगा और कोवेरिएंस होता क्या है। कोवेरिएंस आपको अगर समझना हो, देखो वेरिएंस क्या है वो हम अभी समझ के आए हैं, लेकिन अगर कोवेरिएंस वर्ड लिखा है तो क्या ऐसा है कि हमसे पूछना चाह रहा है कि दो स्टॉक्स आपस में किस तरीके से वेरी कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन जब हम एक स्टॉक की डेविएशन निकाल रहे थे तो उससे क्या निकल के आ रहा था? उस स्टॉक का वेरिएंस निकल के आ रहा था। सिमिलरली अगर मैं दूसरे स्टॉक के लिए भी डेविएशन निकालूं तो उसका वेरिएंस आएगा। लेकिन अगर मैं इसका डेविएशन भी निकालूं और इसका डेविएशन भी निकालूं और दोनों को कंबाइन करूं, ठीक है, और फिर देखूं कि इन दोनों का वेरिएंस क्या आ रहा है मिलके, ठीक है, यानी दोनों को रिलेट करने के बाद क्या वेरिएंस आ रहा है इन दोनों का। ठीक है, मतलब वेरिएंस की वैल्यू तो एक ही आएगी बट दोनों को वेरिएंस आएगा, यानी दोनों का वेरिएंस आएगा। अगर मैं दोनों का निकालूं तो उसको क्या बोलेंगे? कोवेरिएंस बोलेंगे। ठीक है, और क्योंकि मैंने इन दोनों के बीच में आपस में रिलेशन बना दिया, ठीक है, तो इसी की मदद से कोरिलेशन निकलता होगा। ठीक है, बात करेंगे कोरिलेशन के फॉर्मूला के बारे में बाद में, पहले हम कोवेरिएंस कैसे निकलता है वो चीज़ समझ लेते हैं। मान लीजिए मैंने आपको बोला कोवेरिएंस में दो स्टॉक होते हैं। मान लीजिए यहाँ पे आपको एक वाई स्टॉक और दिया हुआ है और उसके प्राइजेस गिवन हैं आपको 60, 70, 80, 90, 100। ठीक है, क्या करना है आपको? सिंपली आपने इसका भी क्या निकालना है? डेविएशन निकालनी है, मैंने बोला। ठीक है, क्योंकि एक स्टॉक का डेविएशन निकालते हैं तो उसका वेरिएंस निकल के आता है, दूसरे स्टॉक का डेविएशन निकालेंगे तो उसका वेरिएंस निकल के आएगा। लेकिन अगर मैं सिर्फ इसका भी डेविएशन ही निकालूं और इसका भी डेविएशन ही निकालूं सिर्फ, और फिर मैं इन दोनों को आपस में जोड़ दूं और उसके बाद मैं वेरिएंस निकालूं तो क्या आएगा? कोवेरिएंस आएगा। आप देखो किस तरीके से आएगा कोवेरिएंस। पहले मैं निकालती हूँ y के लिए एवरेज वैल्यू कितनी आएगी? 60 + 70 + 80 + 90 एंड 100 डिवाइडेड बाय 5। ये आ रहा है मेरे पास एवरेज ऑफ 80। ठीक है, क्या निकालनी है मुझे? मैंने बोला डेविएशन निकालनी है, यही बोला ना मैंने अभी आपको। ठीक है, डेविएशन कैसे निकलती थी? y - y बार करके निकलती थी क्या डेविएशन? ठीक है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कि हमें स्क्वायर करना है या नहीं करना है, मैं सिर्फ इतना पूछ रही। डेविएशन तो इसी तरीके से निकलती थी। डेविएशन निकालते हैं, कितना आएगा? 60 - 80 इज़ -20, 70 - 80 इज़ -10, 80 - 80 इज़ 0, 90 - 80 इज़ 10 एंड 100 - 80 इज़ 20। ठीक है, कितनी आई डेविएशन? 0। बट मैंने आपसे कहीं पे भी ये नहीं पूछा कि आप y का स्टैंडर्ड डेविएशन बताओ या y का वेरिएंस बताओ मुझे। मैंने आपसे पूछा है x और y का कोवेरिएंस क्या है, यानी वेरिएंस ना तो मुझे x का पता करना ना मुझे y का पता करना, मुझे वेरिएंस पता करना है x एंड y बोथ, जिसे मैं नाम क्या दूंगी? कोवेरिएंस, क्योंकि दो स्टॉक के बीच में वेरिएंस निकल रहा होगा। यानी मुझे क्या करना है? डेविएशन ऑफ दिस x स्टॉक एंड डेविएशन ऑफ दिस y स्टॉक, इन दोनों को कंसिडर करना है फॉर कैलकुलेटिंग दी वेरिएंस। ठीक है, अब आप एक चीज़ सोचना, जब मैं ये x - x बार का स्क्वायर कर रही थी तो मैं क्या निकाल रही थी? वेरिएंस निकाल रही थी। ठीक है, ये वेरिएंस किसका होता था?
x का, तो मुझे ये तो नहीं निकालना, मुझे तो इन दोनों का निकालना है ना। यानी कि मुझे क्या करना है, इन दोनों की डेविएशंस को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, क्योंकि मुझे दो स्टॉक का वेरिएंस निकालना है। सिंपली x का निकालना होता वेरिएंस, तो मैं क्या करती, जो डेविएशन आ रही है x की, ठीक है, उसको ही स्क्वायर कर देती। ठीक है, अगर मुझे वेरिएंस निकालना होता y का, तो जो y की डेविएशंस आ रही हैं उसको स्क्वायर कर देती। लेकिन मुझे क्या निकालना है, कोवेरिएंस निकालना है x एंड y का, यानी मुझे डेविएशन कंसिडर करनी है ऑफ x और डेविएशन कंसिडर करनी है ऑफ y। तो मैं इन दोनों को ही मल्टीप्लाई कर दूंगी, मैं क्यों करूँगी स्क्वायर, नहीं करूँगी। करा मैंने मल्टीप्लाई, कितना आएगा, -20 एंड 20 400, इट्स 100, 0, 100 एंड 400। आंसर आ रहा है ऑफ दिस आएगा आपके पास 1000, यही आ रहा होगा। कोवेरिएंस का मतलब क्या है, अब आप देखो एक तरीके से वेरिएंस ही है ऑफ x एंड y। बस क्या किया मैंने, स्क्वायर नहीं किया डेविएशन को, सिंपली जो डेविएशन आ रही थी दोनों स्टॉक्स की उनको मल्टीप्लाई कर दिया, वेरिएंस हो गया ना। डेविएशन इंटू डेविएशन इज वेरिएंस, राइट। डेविएशन का स्क्वायर क्या है, वेरिएंस है ना, ठीक है। तो ये भी डेविएशन है और ये भी डेविएशन है, मल्टीप्लाई करूंगी तो डेविएशन का स्क्वायर ही हो गया ना एक तरीके से। ये क्या हो गया, ये वेरिएंस हो गया। लेकिन कौन सा वेरिएंस हुआ, कोवेरिएंस हुआ, क्योंकि दो स्टॉक के बीच का वेरिएंस मैंने आपको बताया। यानी कि अब अगर मुझे कोवेरिएंस निकालना है, तो मैंने क्या बोला था, वेरिएंस के लिए मैंने आपको क्या कहा था, आपको क्या करना होता है, सिंपली अगर आपको वेरिएंस निकालना होता तो x माइनस एक्स बार का स्क्वायर लेते आप, डिवाइडेड बाय n करते, ठीक है। डेविएशन का स्क्वायर है हमारे पास, तो कोवेरिएंस में मैंने लिख दिया डेविएशन का स्क्वायर। ठीक है, डेविएशन का स्क्वायर तो हो गया, n लेना है n भी ले लूँगी, ठीक है। बस क्या है, ये जो डेविएशंस थी, यहाँ पे डेविएशन खुद के साथ खुद की निकाली थी, तो वेरिएंस भी सिर्फ x का आया था, ठीक है। यहाँ पे मैंने डेविएशन x की एंड y की दोनों कंसिडर किए हैं, तो वेरिएंस भी कौन सा आएगा, कोवेरिएंस आएगा ऑफ x एंड y। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि कोवेरिएंस क्या होता है, क्यों, मतलब किस तरीके से निकलना है, ये चीज़ आपको समझ में आ गई। और फॉर्मूला में भी आपको ऐसा कोई डिफ़िकल्टी नहीं आई होगी समझने में, अगर आपको स्टैंडर्ड डेविएशन वेरिएंस क्या होता है ये चीज़ पता होगी। वैसे तो आपने पढ़ा है, इकोनॉमिक्स में भी पढ़ा हुआ है, पहले भी पढ़ा हुआ है, FM में भी पढ़ा हुआ है डेविएशन कैसे निकलती है। यहाँ पे भी आप, मतलब मैंने आपको बता दिया कि स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे होती है, वेरिएंस किस तरीके से निकलता है। आपको कोवेरिएंस भी समझ में आ गया होगा लॉजिकली कि किस तरीके से कोवेरिएंस वर्ड का नाम किस तरीके से पढ़ा, और फिर एक्चुअल में हमने इसी तरीके से क्यों कोवेरिएंस निकाला, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए बात कर लेते हैं, कितना आ रहा था, दिस वाज 1000 डिवाइडेड बाय 5 कम्स टू 200, यानी इसका कोवेरिएंस कितना आ रहा है, 200 आ रहा है। बात कर लेते हैं कोरिलेशन की, किसकी बात कर रहे हैं, कोरिलेशन की। यानी कि हम ये डिटरमाइन करना चाहते हैं कि x एंड y आपस में कितना कोरिलेट करते हैं, ठीक है। मैंने क्या निकाला, वेरिएंस निकाला है ऑफ x एंड y। मैंने कोरिलेशन का फॉर्मूला आपको क्या बताया अभी, अगर मुझे कोरिलेशन निकालना है ऑफ x एंड y, मैंने आपको फॉर्मूला बताया कि मुझे लेना है कोवेरिएंस ऑफ a एंड b, यानी x एंड y, यहाँ पे तो x एंड y ही है, और उसको डिवाइड करना है विद स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y। ये फॉर्मूला मैंने आपको बताया। अब मुझे एक बात बताओ, आपस में कितना रिलेट कर रहे हैं ये चीज़ निकालनी है अंडर कोरिलेशन, ठीक है। इस चीज़ को आप कैसे समझ सकते हैं, कोवेरिएंस आपका आ रहा है 200, करेक्ट। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y वैसे तो आपकी सेम ही आ रही होगी, क्योंकि आप देखो डेविएशन सेम है, ठीक है, तो स्क्वायर करके भी सेम ही आ रहा होगा। स्टैंडर्ड डेविएशन आपका 14.14 आ रहा था ना हमारे पास, ठीक है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन दोनों का सेम ही होगा वैसे, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 14.14 एंड 14.14 आ रहा है स्टैंडर्ड डेविएशन। बात समझने की कोशिश करना, सिंपल सी बात है, ये x का है, ये y का है, ये x एंड y दोनों का है कोवेरिएंस, ठीक है।
है तो क्या कोवेरिएंस वेरिएंस ही है ना, वेरिएंस ही है, इतना तो हमें पता चल गया। कोवेरिएंस इज ऑल्सो अ वेरायंस, क्योंकि डेविएशन का स्क्वायर ही है, बस डेविएशन एक्स एंड वाई दोनों की है, ठीक है। सिंपली एक्स और सिंपली वाई की डेविएशन वो वेरायंस नहीं है ये, ठीक है। डेविएशन का स्क्वायर नहीं किया, डेविएशन ली है, दो ही ली हैं, बट दोनों अलग अलग ली हैं, एक ही नहीं ली, ठीक है। चलिए बात करते हैं, देखना है आपस में कितना कोरिलेट करते हैं ये। तो हमने क्या किया, देखो अगर मैं बात करूँ स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स की, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स यानी कि स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स हमें बताएगा कि एक्स की वैल्यू स्टैंडर्डली कितनी डेविएट करती है, करेक्ट। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई हमें क्या बताएगा कि वाई की वैल्यू कितनी डेविएट करती है, ठीक है, फ्रॉम दी एवरेज कितनी डेविएट करती है यही बताएगा। और कोवेरिएंस में हमने क्या निकाला है ये कि x कितना डेविएट करता है एंड y कितना डेविएट करता है, बट साथ में, ये निकाला ना आपने। मान लीजिए मुझे कोरिलेशन निकालना है ऑफ एक्स स्टॉक विद दी एक्स, यानी दोनों ही एक्स स्टॉक का ही कोरिलेशन निकालना है, तो कैसे आएगा, क्या लिखा था ऊपर, कोवेरिएंस ऑफ एक्स एंड वाई, यानी लेकिन मुझे तो x का निकालना है तो क्या लिखूंगी, कोवेरिएंस ऑफ x एंड x, यानी कि एक तरीके से वेरायंस हो गया, ठीक है। को लिखने की ज़रूरत तो नहीं है मुझे, वेरायंस हो गया ना ये तो। डिवाइड बाय क्या आएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x, यही आएगा। अब आप देखो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x का स्क्वायर मीन्स वेरायंस ओनली, और वेरायंस भी किसका है, x का। ऊपर भी क्या है, वेरायंस ऑफ x, कितना आएगा कोरिलेशन 1, क्योंकि x तो ऑब्वियसली बात है ना, x और x सेम चीज़ है, तो कोरिलेट तो बिल्कुल परफेक्टली कोरिलेट कर रहे होंगे आपस में, यानी कोरिलेशन क्या आएगा 1 आएगा, यानी परफेक्टली कोरिलेटेड है दोनों, ठीक है। अब ये चीज़ यहाँ पे समझने की कोशिश करना कि ये जो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x लिया है और ये जो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y लिया है, ये डिनोट कर रहे हैं कि इंडिविजुअली x एंड इंडिविजुअली y कितना डेविएट करते हैं फ्रॉम द एवरेज, और साथ में कितना डेविएट करते हैं वो हमने लिया है इन द न्यूमरेटर, ठीक है, कि साथ में कितना डेविएट करते हैं ये हमने लिया है इन द न्यूमरेटर, और डिवाइड किससे किया है, इंडिविजुअली कितना ही डेविएट करते हैं उससे, यानी कि जब हम इनका आंसर निकालेंगे, देखो ये तो इंडिविजुअली है और ये कंबाइंड है, यानी हमने क्या किया, जो इंडिविजुअली जितना डेविएट करते हैं उनको भी आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, और कोरिलेटेडली कितना ये वेरी करते हैं उसको भी मल्टीप्लाई कर दिया। और जब हम इसके बीच में ये रिलेशन देख लेंगे, मान लीजिए यहाँ पे आंसर कितना आ रहा है हमारा 14.14 इंटू 2, सॉरी 14.14 का स्क्वायर करना है हमें, तो ये भी 200 आएगा, ये क्या है, परफेक्टली कोरिलेटेड है, कितना आ रहा है 1 आ रहा है ना इसका आंसर, यानी कि परफेक्टली कोरिलेटेड है एक्स एंड वाई, एक्स जितना डेविएट होता है वाई भी उतना ही डेविएट होता है, और साथ में भी उतने ही ये डेविएट होते हैं, ठीक है। अगर ये चीज़ आपको यहाँ पे समझ में आ गई तो आपको ये एक्स एंड वाई में भी समझ में आ जाएगी। आई होप अब आप लोगों को एटलीस्ट ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि हमने कोवेरिएंस को डिवाइड क्यों किया है विद द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ दीज टू इंडिविजुअली, ठीक है, क्योंकि ये भी क्या है, वेरायंस है, बट ये वेरायंस हमने साथ में निकाला है इन दोनों का, ठीक है। और अगर हम दो स्टैंडर्ड डेविएशन को आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो भी वो वेरायंस ही है, बट वो वेरायंस हमने कैसे निकाला होगा, x का अलग निकाला होगा, y का अलग निकाला, उसको अंडर रूट किया एंड देन मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यानी ये जो स्टैंडर्ड डेविएशन है ये इंडिविजुअली निकाली है, ये जो कोवेरिएंस यहाँ पे निकाला है ना, जो न्यूमरेटर में निकाला है हमने, ये तो हमने साथ में निकाला है, इन दोनों का कंसिडर किया है हमने डेविएशन, तब हमने कोवेरिएंस निकाला है। लेकिन ये जो हमने डिनोमिनेटर में लिखा है ना, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, स्क्वायर हो रहा है, वेरायंस ही आ रहा होगा, ठीक है, बट ये वेरायंस हमने साथ में नहीं निकाला है, हमने इंडिविजुअली दोनों के स्टैंडर्ड डेविएशन ले लिए हैं आपस में ही, ठीक है। x का x के साथ डेविएशन देखा, वेरायंस निकल के आया, उससे स्टैंडर्ड डेविएशन निकाला, y का y के साथ डेविएशन देखा, उसका हमने क्या किया, स्क्वायर रूट किया, फिर वापस उसका वेरायंस निकालने के लिए फिर वापस उसका क्या किया, स्टैंडर्ड डेविएशन निकाला, ठीक है, मल्टीप्लाई किया, यानी ये तो इंडिविजुअल बेसिस पे
वेरायंस निकला है और ये कंबाइंड बेसिस पे वेरायंस निकला है, ठीक है। और फिर हमने देखा कि एक्चुअली में साथ में ये जो को-वेरी जो कर रहे हैं इनमें कितना रिलेशन है, और कोरिलेशन में हम क्या निकाल पाए फिर कि ये जो साथ में जो ये वेरी कर रहे हैं और जो ये इंडिविजुअली वेरी कर रहे हैं उनमें आपस में क्या रिलेशन बन रहा है, ठीक है। यानी साथ में जब वेरी कर रहे हैं तो अमाउंट कुछ और आ रहा है, लेकिन इंडिविजुअल अगर हम वेरायंस निकालें, इंडिविजुअली इसका स्टैंडर्ड डेविएशन लिया, इंडिविजुअली वाई का भी लिया स्टैंडर्ड डेविएशन, मल्टीप्लाई किया, कुछ वेरायंस ही आ रहा होगा, ठीक है। बट ये इंडिविजुअली निकाला था हमने, ठीक है, जो न्यूमिनेटर में वो साथ में निकाला था, तो हम ये देख रहे हैं इंडिविजुअली जो वेरायंस निकल रहा है वो, और जो को वेरी करके हमने निकाला है वेरायंस, यानी को वेरिएशन जो हमने निकाली है उनमें क्या रिलेशन है। यहाँ पे तो 1 आ रहा है, यानी परफेक्टली कोरिलेटेड है एक्स एंड वाई। जो जितनी डेविएशन फ्रॉम द एवरेज वैल्यू आ रही है इन दी एक्स, उतनी ही डेविएशन आ रही है इन द वाई। कंबाइंड भी कर रहे हैं तो भी कितनी आ रही है, बिल्कुल परफेक्टली कोरिलेटेड है, क्योंकि जब हम कंबाइंड करके भी निकाल रहे हैं वेरायंस तो भी सेम आ रहा है, और इंडिविजुअली भी निकाल के अगर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो भी सेम आ रहा है। आई होप आप लोगों को कोरिलेशन, कोवेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन सब कुछ समझ में आ गया होगा। इसके अलावा आपको और कुछ समझने की ज़रूरत नहीं है इधर इन दिस चैप्टर। फटाफट से डिटरमाइन कर लेते हैं कि क्या है आगे लिखा है। ऑटो कोरिलेशन टेस्ट से आप डिटरमाइन कर सकते हो कि वीक फॉर्म ऑफ एफिशिएंसी है या स्ट्रॉन्ग फॉर्म ऑफ एफिशिएंसी है या इनएफिशिएंट है मार्केट। किस तरीके से करेंगे हम, कोरिलेशन निकालेंगे बिटवीन ए एंड बी, डिवाइड करेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ए एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ बी से, ठीक है। यहाँ पे ए और बी जो है वो स्टॉक नहीं है, ठीक है। हमें 2 स्टॉक का प्राइस नहीं देखना है, क्योंकि हम क्या कर रहे होते हैं, हम एक शेयर उठा के उसको एनालाइज कर रहे होते हैं, ठीक है, कि आगे जाके उसका प्राइस क्या रहने वाला है। यानी हमें लेना तो एक ही शेयर है, बट हम क्या करेंगे, मान लीजिए एक कोई शेयर है, उसके 10 दिन के प्राइजेज आपको गिवन है, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 एंड 100, ठीक है। ये आपको 10 दिन के प्राइजेस गिवन है। आपको क्या करना है, इनको करना है डिवाइड इनटू 2 डेटाज, ठीक है। यानी आप इसको तो बोलो x, और ये जो नीचे आपने लिखे हैं ना ये बाकी के बचे हुए 5 दिन, इसको आप y बना लो अपने लिए, ठीक है। यानी फर्स्ट 5 डेज का जो डेविएशन है और सेकंड 5 डेज का जो डेविएशन है, लास्ट 5 डेज का जो डेविएशन है, उन दोनों के बीच में आप रिलेशनशिप बनाओ कि प्राइस किस तरीके से मूव कर रहा है। अब आप देखो, आप प्राइजेस के बीच में रिलेशन डिटरमाइन कर रहे हो ना, कोरिलेशन निकाल रहे हो, यानी आप इन 2 प्राइजेस के बीच में रिलेशनशिप डिटरमाइन कर रहे हो, ठीक है ना, कि अगर ये जिस हिसाब से बढ़ता है ये भी उसी हिसाब से इसमें भी डेविएशन है, ठीक है। जिस हिसाब से एक्स में डेविएशन है उसी हिसाब से वाई में भी डेविएशन है, और इनका अगर कोरिलेशन निकाले और वो 1 आ जाए, यानी ये परफेक्टली कोरिलेटेड है। यानी कि मैं तो पहले 5 दिन देख के नेक्स्ट के 5 डेज़ का जो फोरकास्ट है वो चीज़ कर पाऊँगी ना, क्योंकि रिलेशनशिप है, रिलेशनशिप बन रहा है प्राइजेस के बीच में, फर्स्ट 5 डेज़ एंड सेकंड 5 डेज़ के बीच में, ठीक है। प्राइजेस के बीच में रिलेशनशिप डिटरमाइन कर पा रही हूँ, यानी मैं कुछ टेक्निकल एनालिसिस कर पा रही हूँ। तो वीक फॉर्म ऑफ एफिशिएंसी तो है ही नहीं ना, फिर इनएफिशिएंट मार्केट है, मैं बता पा रही हूँ प्राइस क्या होने वाला है आगे, करेक्ट, ठीक है। बट अगर कोरिलेशन आ जाता है 0, यानी फर्स्ट 5 डेज़ के जो प्राइजेस हैं और जो सेकंड 5 डेज़ के प्राइजेस हैं, इनके बीच में आपस में कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है, कोई लेना देना नहीं है, किसी भी हिसाब से डेविएट हो रहे हैं। कोरिलेशन तभी 0 होगा ना जब ये अपने हिसाब से डेविएट हो रहा है, वो अब कुछ अलग ही डेविएशन हो रही है फर्स्ट 5 डेज़ में, सेकंड 5 डेज़ में अलग ही कुछ वैल्यू से डेविएट हो रहे हैं। कोरिलेशन आ गया 0, यानी कि मैं रिलेशनशिप ही नहीं बना पाऊंगी इन दोनों के बीच में, प्राइजेस के बीच में मैं कोई रिलेशनशिप डिटरमाइन ही नहीं कर पाऊंगी, तो टेक्निकल एनालिसिस हो जाएगी फिर, और वीक फॉर्म ऑफ एफिशिएंसी होगी इन द मार्केट, करेक्ट। टेक्निकल एनालिसिस ही फेल करानी है ना, तो प्राइजेस के बीच में रिलेशनशिप अगर मैं डिटरमाइन नहीं कर पा रही, कोरिलेशन 0 है, तो मैं तो कुछ डिटरमाइन कर ही नहीं पाऊंगी ना, रिलेशनशिप ही नहीं है, क्या ट्रेंड एनालिसिस करूँ, क्या टेक्निकल एनालिसिस करूँगी, कुछ नहीं कर पाऊंगी, फेल हो जाएगी। तो वीक फॉर्म ऑफ एफिशिएंसी होगी इन द मार्केट। कोरिलेशन कैसे निकालना है, कोवेरिएंस कैसे निकालना है, मैंने बता दिया, आपको समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया, एक बार मतलब वैसे तो देखो ऐसा कुछ है नहीं उसमें कि नहीं समझ में आया हो, ठीक है, समझ में आ गया होगा, फॉर्मूला देख लेना तो सॉल्व कर लेना तो हो जाएगा,
नहीं तो पोर्टफोलियो चैप्टर में आ जाना, पोर्टफोलियो चैप्टर में इन डिटेल सब कुछ बताऊँगी। यहाँ बताया उससे ज़्यादा डिटेल में उधर बताऊँगी, तब समझ में आ जाएगा, ठीक है। बट आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा, आई एम श्योर। और कुछ अगर कन्फ्यूज़न हो तो प्लीज़ आप कनेक्ट कर लेना, मैं आपकी कन्फ्यूज़न दूर कर दूँगी, मैं आपको समझा दूँगी कोई भी चीज़ अगर आपको नहीं समझ में आई होगी तो। नेक्स्ट है हमारे पास रन टेस्ट फॉर डिटरमाइनिंग द वीक फॉर्म ऑफ एफिशिएंसी। रन टेस्ट में हम क्या करते हैं, इधर तो हम क्या कर रहे थे, प्राइजेस के बीच में रिलेशन बना रहे थे, को रिलेशन निकाल के। यहाँ पे हम निकालते हैं नंबर ऑफ रन्स। रन्स किस हिसाब से निकलेंगे, देखो ये क्वेश्चन है शायद स्टडी मैट में। देखो जैसे मान लो प्राइस है 2015, ठीक है, इस तरीके से प्राइजेस हैं, ठीक है। तो मैं क्या करूँगी, मान लीजिए फिर प्राइस हो जाता है 30, फिर हो जाता है 25, ठीक है। तो मैं क्या करूँगी, देखो प्राइस कितना था 10, हो गया कितना 20, यानी कि इंक्रीज़ है, प्लस साइन लगाऊंगी, ठीक है। इन दोनों के बीच में क्या लगाऊंगी, प्लस साइन लगाऊंगी। फिर क्या देखा है 20 था, प्राइस हो गया 15, कम हो गया, माइनस साइन लगाऊंगी। 15 था 30 हो गया, यानी इंक्रीज़ हो गया प्राइस, क्या लगाऊंगी, प्लस साइन लगाऊंगी। अगेन 30 से प्राइस क्या हो गया 25, यानी कि प्राइस हो गया कम, तो मैं क्या बोलूँगी, माइनस साइन लगाऊंगी। इस तरीके से मैं क्या करूँगी, साइंस डिनोट कर दूँगी सब जो प्राइजेज़ हैं उनके आगे, ठीक है। फिर मैं काउंट करूँगी कि नंबर ऑफ प्लस साइंस कितने हैं, उनको मैं बोलूँगी N1। फिर मैं देखूँगी नेगेटिव साइंस कितने हैं, जैसे यहाँ पे 2 थे पॉजिटिव साइंस, कहाँ गया, ये रहा, 2 थे पॉजिटिव साइंस एंड 2 थे नेगेटिव साइंस, ठीक है। तो यानी कि N1 भी हो गया 2 और N2 भी हो गया 2। मैं क्या करूँगी, नेगेटिव साइंस को डिनोट करूँगी बाय N2। नाउ नंबर ऑफ रन्स को मैं डिनोट करूँगी बाय R, ठीक है। अब देखो एवरेज नंबर ऑफ रन्स हम निकालेंगे, ये चीज़ में मैं आपको कोई फॉर्मूला का लॉजिक वगैरह कुछ नहीं बता रही, इसमें ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। आप इसको याद ही कर लेना, वो आपके लिए बेटर रहेगा, ठीक है ना। चलिए एवरेज नंबर ऑफ रन्स को हम डिनोट करेंगे बाय म्यू, ये जो साइन होता है इसको बोलते हैं म्यू, ठीक है। चलिए कैसे निकालेंगे म्यू की वैल्यू, 2n1 n2 डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2 प्लस 1, ठीक है। इससे निकल के आएगा हमारे पास एवरेज नंबर ऑफ रन्स। फिर हम निकालेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए क्या फॉर्मूला दिया है इन्होंने, म्यू माइनस 1 इंटू म्यू माइनस 2 डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2 माइनस 1। ये चीज़ आप याद ही कर लेना, इसमें मैं फालतू में कोई लॉजिक आपको नहीं दे रही समझने के लिए, ऐसा जिसमें समझने वाला कुछ नहीं है, आप इसको याद कर लेना, ऐसा कुछ है भी नहीं इस फॉर्मूला में याद करने के लिए, ठीक है। बहुत ईजी सा है, म्यू माइनस 1 इंटू म्यू माइनस 2 डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2 माइनस 1, याद कर लेना, कुछ इतना डिफ़िकल्ट नहीं है। इसका मतलब जो चीज़ें हैं समझने वाली वो चीज़ समझेंगे, यहाँ पे तो ऐसा मैं कुछ आपको लॉजिक दे के आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहती, ठीक है। याद कर लेना इसे। नेक्स्ट फिर आप क्या करेंगे, एक अपर लिमिट डिटरमाइन करेंगे, किस तरीके से, म्यू प्लस टी इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन, और एक लोअर लिमिट आप डिटरमाइन करेंगे म्यू माइनस टी इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन। देखो म्यू हमने निकाल लिया, स्टैंडर्ड डेविएशन हमने निकाल लिया, ये टी क्या है, ठीक है। टी से आप कंफ्यूज मत होना कि टी टाइम पीरियड है, टी टाइम पीरियड नहीं होता, ठीक है, टी टाइम पीरियड नहीं होता। टी होती है एक वैल्यू, टी टेबल होता है एक, उसमें से हम वैल्यू डिटरमाइन करनी होती है। मान लीजिए आपको दिया है 95% कॉन्फिडेंस पे, डिग्री ऑफ फ्रीडम वगैरह भी कुछ होता है कि 18% डिग्री ऑफ फ्रीडम पे आप बताइए 95% कॉन्फिडेंस पे टी की वैल्यू आपको डिटरमाइन करनी होती है, ठीक है। इस तरीके से आपको लिख के दिया है, या फिर 95% कॉन्फिडेंस की जगह वो क्या लिख सकते हैं, 5% सिग्निफिकेंस लेवल, ठीक है। या तो क्या लिख सकते हैं 95% कॉन्फिडेंस पे वैल्यू है टी की, या क्या लिख सकते हैं 5% सिग्निफिकेंस लेवल पे है। 5% सिग्निफिकेंस लेवल का मतलब ही 95% कॉन्फिडेंस होता है, और 95% कॉन्फिडेंस का मतलब ही 5% सिग्निफिकेंस लेवल होता है। जितना यहाँ पे ज़रूरी है सिर्फ उतना ही बता रही हूँ, एज सच आपको कुछ बहुत ज़्यादा इन डिटेल नहीं मैं बता रही, ठीक है। जितनी आपको बस थोड़ा बहुत समझ में आना चाहिए उतना आपको बता देती हूँ। हमने क्या निकाला था, म्यू था हमारे पास एक, क्या था म्यू, एवरेज नंबर ऑफ रन्स, यानी कि कुछ एवरेज वैल्यू थी, तो कहीं मिड में लाई करती होगी, राइट। ये मैंने लाई करा दिया बीच में, इसको एवरेज वैल्यू थी तो बीच में इसको लाई करा दिया, ये हो गया म्यू, ठीक है। एक हमने निकाली थी अपर लिमिट, एक निकाली थी लोअर लिमिट।
ये क्या होती है, नेगेटिव साइड होती है और ये पॉजिटिव साइड होती है, ठीक है। तो अपर लिमिट यहाँ पे लाई करेगी एंड लोअर लिमिट यहाँ कहीं पे लाई करेगी, करेक्ट। 95% कॉन्फिडेंस लेवल का मतलब है कि 95% चांसेस हों कि जो नंबर ऑफ रन्स हैं वो इस लोअर लिमिट और अपर लिमिट के बीच में लाई करना चाहिए, ठीक है। 95% कॉन्फिडेंस क्या मतलब आएगा यहाँ पे कि 95% चांसेस हैं कि नंबर ऑफ रन्स अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट के बीच में लाई करते हैं, और 2.5% चांसेस होंगे फिर कि प्राइस जो है जो नंबर ऑफ रन्स हैं वो अपर लिमिट से ज़्यादा हो, और 2.5% चांसेस हैं कि जो नंबर ऑफ रन्स हैं वो लोअर लिमिट से कम हो, ठीक है। यानी कि 95% कॉन्फिडेंस लेवल का मतलब ये हुआ 98% होगा, तो ये 98% कॉन्फिडेंस लेवल पे आपको ये चीज़ डिटरमाइन करनी पड़ेगी कि जो नंबर ऑफ रन्स हैं वो लाई करें बिटवीन लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट। टी की वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन होगी, ये मैंने आपको सिंपली आपको 95% कॉन्फिडेंस लेवल लिखा है, 5% सिग्निफिकेंस लेवल लिखा है, उसका क्या मतलब है ये चीज़ बताने के लिए मैंने आपको यहाँ पे लिख के दिया है ये, ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ समझाई है। बट आपको टी की वैल्यू मोस्टली क्वेश्चन में गिवन होगी। जी टेबल जो मैंने आपको बोला है ना, उसमें भी जी टेबल में भी जो आपको जी की वैल्यू होती है वो भी आपको क्वेश्चन में गिवन ही होती है मोस्टली। ज़्यादा से ज़्यादा अगर आपको याद करनी है टी टेबल में वैल्यू तो आप 98% कॉन्फिडेंस लेवल, 95% कॉन्फिडेंस लेवल एंड 90%, सिर्फ ये 3 या 99%, ये 4 हैं, आप ये याद कर सकते हो तो कर लेना, वरना क्वेश्चन में मोस्टली आपको अगर क्वेश्चन आएगा निकालने के लिए तो टी की वैल्यू आपको गिवन होगी एट द कॉन्फिडेंस लेवल, जो भी कॉन्फिडेंस लेवल आपको गिवन होगा इन द क्वेश्चन। ये तो सिर्फ मैंने आपको एज सच क्या होता है 95% कॉन्फिडेंस लेवल का मतलब वो समझाने के लिए मैंने आपको यहाँ पे बता दिया, ठीक है। चलिए अब बात कर लेते हैं, एक होगी लोअर लिमिट और एक होगी अपर लिमिट, ठीक है। अब 95% कॉन्फिडेंस लेवल की बात हो रही थी, यानी 95% कॉन्फिडेंस लेवल होना चाहिए आपका कि जो नंबर ऑफ रन्स हैं वो अपर लिमिट और लोअर लिमिट के बीच में हो, ठीक है। नंबर ऑफ रन्स का मतलब क्या, जैसे मान लीजिए प्राइस चेंज आ रहा है 10, 15, 20, 15, 30, 35, 32, तो अब देखो आप नंबर ऑफ साइंस कैसे लगाएंगे, प्लस अगेन प्लस माइनस प्लस प्लस एंड माइनस, ठीक है। n1 तो क्या हो गया 1, 2, 3 एंड 4 हो गया n1, ठीक है, क्योंकि क्या था n1 प्लस साइंस का नंबर, ठीक है। सम कितने आ रहे हैं प्लस साइंस, माइनस साइन कितने हैं 2, यानी n2 तो क्या हो गया 2 हो गया। लेकिन r क्या हुआ, मैंने आपको बोला नंबर ऑफ रन्स को हम डिनोट करते हैं बाय r, नंबर ऑफ रन्स कितने हुए आप देखो, एक बार बढ़ा, ठीक है, 1 रन, दोबारा भी फिर बढ़ा, कोई चेंज तो नहीं आया, अब माइनस हो गया साइन, साइन क्या हो गया प्लस की जगह क्या हो गया माइनस हो गया, 2 रन हो गए अब, ठीक है। फिर क्या हो गया, अब माइनस की जगह फिर प्लस हो गया, यानी 3 रन हो गए अब, ठीक है। फिर प्लस ही रहा, कोई चेंज नहीं है ना साइन में, तो कोई भी नंबर ऑफ रन में चेंज नहीं आएगा। फिर अगेन साइन क्या हो गया माइनस का हो गया, यानी फिर नंबर में आ गया चेंज, नंबर ऑफ रन्स हो गए 4, ठीक है। अगर ये जो नंबर ऑफ रन्स हैं ये लोअर लिमिट और अपर लिमिट के बीच में ही लाई करते हैं तो मार्केट जो है वो वीक फॉर्म ऑफ एफिशिएंसी जो है वो रिफ्लेक्ट कर रही है, अदरवाइज नहीं कर रही। यानी कि जो नंबर ऑफ रन्स हैं जो आपको गिवन है, ठीक है, वो लाई करते हैं बिटवीन द अपर लिमिट एंड द लोअर लिमिट, कि ज़्यादा चेंज उनमें आता ही नहीं है, ठीक है। कैसे ट्रेंड बना लोगे, ठीक है, किस तरीके से ट्रेंड आप डिटरमाइन कर लोगे, ठीक है, कभी प्लस हो रहा है कभी माइनस हो रहा है। तो अगर अपर लिमिट और लोअर लिमिट के बीच में ही लाई कर रहे हैं नंबर ऑफ रन्स तो देयर इज़ वीक फॉर्म ऑफ एफिशिएंसी इन द मार्केट, अदरवाइज मार्केट इनएफिशिएंट है। चलिए नेक्स्ट है हमारे पास फिल्टर रूल टेस्ट। इसमें मैंने ऐसा कुछ लिखा नहीं है, इसमें कुछ समझने वाला ऐसा है भी नहीं, ठीक है। क्या बोलता है फिल्टर रूल टेस्ट कि अगर कोई इन्वेस्टर कब बाय करेगा, देखो आज कुछ शेयर का प्राइस है, ठीक है, कुछ शेयर का प्राइस चल रहा है आज की डेट पे, ठीक है, कुछ प्राइस है आज, अगर इस प्राइस से 1% प्राइस बढ़ जाता है
ऑन सम डे ये प्राइस 1% से बढ़ जाता है तो इन्वेस्टर क्या करेगा, बाय करेगा। क्या करेगा, बाय करेगा। क्यों? क्योंकि उसको दिख रहा है 1% तो बढ़ चुका है, आगे जाके और भी बढ़ेगा। ठीक है। और अगर किसी दिन फिर आगे जाके कुछ प्राइस था, उस प्राइस से गिर के कितना हो गया, 1% और प्राइस गिर गया है। ठीक है, यानी कि आगे जाके प्राइस जो है वो 1% से गिर गया, तो अब इसे क्या लगेगा, 1% तो गिर चुका है, आगे जाके और गिरेगा। ठीक है, तो ये क्या करना चाहेगा, यहीं पे सेल कर देना चाहेगा। ये करना चाहेगा ना, यानी कि प्राइस में अगर 1% से इंक्रीमेंट आ रहा है तो वो बाय कर रहा है इन्वेस्टर। क्यों? क्योंकि उसको लगता है आगे जाके प्राइस इंक्रीज़ होगा, 1% तो इंक्रीज़ हो चुका ना। और अगर फिर आगे जाके कभी 1% से प्राइस गिर जाए, ठीक है, तो वो क्या कर रहा है, सेल कर रहा है, क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि 1% प्राइस तो गिर गया, अब आगे जाके प्राइस और ज़्यादा गिरेगा। करेक्ट है, गिरेगा तो क्या करेगा, सेल करेगा। अब अगर मार्केट रैंडमली चेंज हो रही होगी, ठीक है, यानी प्राइसेस रैंडमली चेंज हो रहे हैं, बढ़ रहा है कभी गिर रहा है, 1% अगर इंक्रीमेंट आ भी गया, कोई भरोसा नहीं अगले दिन गिर जाए। ठीक है, अगर ऐसा हो रहा है तो फिर तो ये आपकी एनालिसिस तो बेकार हो गई ना, कि परसेंटेज चेंज 1% से अगर बढ़ गया तो और ज़्यादा बढ़ेगा, ये आपकी टेक्निकल एनालिसिस हो गई फेल। ठीक है, तो क्या है, वीक फॉर्म ऑफ एफिशिएंसी है। अदरवाइज अगर आपका ये चीज़ काम कर रही है कि 1% इंक्रीज़ आया तो आप बाय कर रहे हो और फिर प्राइस बढ़ रहा है, और फिर जैसे ही 1% से गिर रहा है तो आप सेल कर रहे हो और फिर सच में प्राइस गिर रहा है और आपको प्रॉफिट कमा रहे हो। ठीक है, क्या है ये, वीक फॉर्म ऑफ एफिशिएंसी तो नहीं है। क्यों नहीं है, इनएफिशिएंट मार्केट है, क्योंकि टेक्निकल एनालिसिस मैंने करा अभी। ठीक है, मैं कोई परसेंटेज चेंज मैंने डिटरमाइन कर लिया अपने हिसाब से, जैसे इस केस में 1% किया, मैं 5% भी सोच सकती हूँ, 2% भी सोच सकती हूँ, मतलब मैंने अपने हिसाब से डिटरमाइन किया कोई प्राइस का परसेंटेज चेंज, और उस बेस पे मैं डिटरमाइन कर पा रही हूँ कि मैं बाय करूँ या सेल करूँ, और फिर प्रॉफिट कमा पा रही हूँ, तो वीक फॉर्म ऑफ एफिशिएंसी तो नहीं है, इनएफिशिएंट है मार्केट। अदरवाइज अगर ये फिल्टर रूल टेस्ट काम नहीं कर रहा है, ठीक है, मतलब आप बिहेवियर डिटरमाइन कर ही नहीं पा रहे प्राइस का, रैंडमली प्राइस चेंज हो रहा है, तो फिर वीक फॉर्म ऑफ एफिशिएंसी है, क्योंकि टेक्निकल एनालिसिस मेरी जो है ये वाली थी परसेंटेज चेंज वाली, ये फेल हो जाएगी। आई होप आप लोगों को समझ में आई हो सारी चीज़ें इस चैप्टर में। कॉन्सेप्ट्स में इतना ही था। ठीक है, आगे हमारे पास अब क्वेश्चंस हैं ओनली। ठीक है, क्वेश्चंस में ऐसा कुछ है नहीं। चलिए फटाफट से क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में। क्या लिखा है, पहला क्वेश्चन पढ़ो, क्लोजिंग वैल्यू ऑफ NSE निफ्टी फ्रॉम 6 to 17 आपको दी हुई है ऑफ द मंथ ऑफ जनवरी फॉर द ईयर 2020। आपको सारी की सारी वैल्यूज़ मेंशन करके दी हुई हैं। एक चीज़ मेरी ध्यान रखना, जिस दिन ट्रेडिंग नहीं हुई है, ठीक है, उसको आप डिलीट करते चलना। ठीक है, उस दिन से आपका कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि कोई प्राइस ही गिवन नहीं है। आप क्या EMA निकालोगे, कुछ नहीं निकाल सकते आप। जिस दिन में ट्रेडिंग नहीं दी है उस चीज़ को आपको लिखने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, क्या निकालने को बोला है, EMA निकालने के लिए बोला है, राइट। क्या बोला है इन्होंने, प्रीवियस डे का EMA दे दिया ऑलरेडी 15,000। ठीक है, क्यों दिया इन्होंने, क्योंकि अगर मुझे आज फर्स्ट डे पे EMA निकालना हो तो मुझे प्रीवियस डे का EMA यूज़ करना पड़ेगा। प्रीवियस डे का EMA तो इन्होंने नहीं दिया हुआ, तो इन्होंने यहाँ पे दे दिया कि भाई निकाल लो अब। ठीक है, बहाने मत लगाओ, है ना, निकाल लो। फर्स्ट डे का भी निकाल पाओगे, क्योंकि हमने आपको प्रीवियस डे EMA ऑलरेडी मेंशन करके दिया है। ऑल्सो द वैल्यू ऑफ एक्सपोनेंट फॉर 31 डेज आपको मेंशन करके दिया है 0.062। नहीं भी दिया होता, हमें आता है। नंबर ऑफ डेज हमें दिए होते 31, हम कैसे निकालते, 2 डिवाइडेड बाय 31 + 1 यानी 2 डिवाइड बाय 32 करके निकाल लेते। ठीक है, कितना आएगा 2 डिवाइडेड बाय 32, 0.062 दिया हुआ है इन्होंने। ठीक है, तो क्यों करेंगे मेहनत, नहीं करेंगे हम तो। फॉर्मूला लगाना है, पता है आपको क्या था फॉर्मूला, प्रीवियस डे EMA था, क्या करना था उसमें, कैसे निकाल रहे थे करंट वाला, क्लोजिंग वैल्यू ले रहे थे आज की, उसमें से माइनस कर रहे थे प्रीवियस वाला EMA, और इसके जो ये जो मूवमेंट थी हमारी, ये जो हमारा डिफरेंस था, इसको हम मल्टीप्लाई कर रहे थे विद द एक्सपोनेंट। करेक्ट,
यही कर रहे थे ना, यही करना है और कुछ नहीं करना है। चलो फटाफट से सॉल्यूशन में देख लेते हैं इसे। प्राइस दिया हुआ था, प्रीवियस डे में हमें दिया हुआ था 15,000। क्या किया, डिफरेंस निकाला ऑफ दिस क्लोजिंग प्राइस एंड द प्रीवियस डे EMA, जो हमें एक्चुअली में डिफरेंस हमने यहाँ पे मैंने लिख के दिया ना आपको अभी, कहाँ गया, ये निकाला है इन्होंने। क्लोजिंग एंड प्रीवियस डे EMA के बीच का डिफरेंस निकाला, इनटू किया एक्सपोनेंट एंड प्लस किया क्या, प्रीवियस डे का EMA विच इज़ 15,000। आप सिंपली ऐसे नहीं करना, आप ऊपर वाला फॉर्मूला लिखो, क्या करो, सिर्फ क्या लिखो, प्राइस लिखो, नेक्स्ट उसमें आप क्या लिखोगे, EMA फॉर द प्रीवियस डे लिखो, एंड नेक्स्ट जो कॉलम है उसमें आप डायरेक्टली क्या कर सकते हो, फॉर्मूला लिख के आ सकते हो। प्रीवियस डे EMA लेंगे हम, प्लस करेंगे जी क्लोजिंग, माइनस करेंगे प्रीवियस डे का EMA, इनटू करेंगे एक्सपोनेंट। आप डायरेक्टली लिख के फिर यहाँ पे आंसर भी लिख के आ सकते हो, गलत नहीं होगा, आपका आंसर भी बिल्कुल ठीक आएगा। इस तरीके से करना है, आप इस तरीके से भी कर सकते हो। आई डोंट थिंक कि आपको इस क्वेश्चन को करने में कोई भी डिफ़िकल्टी आएगी, ठीक है। बस यही फॉर्मूला है जो इन्होंने हर दिन लगाया है। क्लोजिंग प्राइस चेंज किया है, प्रीवियस डे EMA चेंज किया है, क्योंकि अब EMA क्या हो जाएगा, फॉर 7th जो डेट है उस दिन में प्रीवियस डे EMA क्या हो जाएगा, 14,970.6364, ठीक है। ये हो जाएगा प्रीवियस डे का EMA, फॉर्मूला वही सेम रहेगा, आंसर आपका निकल के आ जाएगा, ठीक है जी। आई डोंट थिंक इस क्वेश्चन में आपको कोई भी डिफ़िकल्टी आएगी, आती है प्लीज़ कनेक्ट कर लेना, मैं आपको डाउट पूरा क्लियर करा के दूंगी, मेरी गारंटी है वो, बट आपको कनेक्ट तो करना पड़ेगा, खुद तो मुझे नहीं पता चल पाएगा, ठीक है ना जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, द क्लोजिंग वैल्यू ऑफ स्टॉक मार्केट इंडेक्स आपको दी हुई हैं फॉर ऑल दीज डेट्स। यू आर रिक्वायर्ड टू टेस्ट द वीक फॉर्म ऑफ एफिशिएंट मार्केट बाय अप्लाइंग द रन टेस्ट एट 5% एंड 10% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। आपको ऑलरेडी टी की वैल्यू 5% कॉन्फिडेंस लेवल पे भी दे दी एंड 10% पे भी दे दी। क्या करना है, सिंपली एज इट इज़ ये जो कॉलम है इसको उतारो पहले तो अपनी आंसर शीट पे, ठीक है। प्लस माइनस के साइन आपको लगाने बता दिए मैंने, लगाओ वो, देखो जी करो। फर्स्ट डे पे तो नहीं डिटरमाइन कर पाओगे क्योंकि पिछले दिन का प्राइस नहीं दिया, सेकेंड डे से डिटरमाइन कर पाओगे, ठीक है। प्राइस क्या था, 2800 था, 2780 हो गया यानी नेगेटिव हो गया। इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना आ रहा है, ये तो बढ़ गया पॉजिटिव साइन, अगेन बढ़ गया पॉजिटिव साइन, कम हो गया नेगेटिव साइन। इस तरीके से आपने सबको साइन दे दिए, ठीक है। क्या रहा है, टोटल ऑफ साइंस ऑफ प्राइस चेंज आर, जो मैंने बोला था टोटल नंबर ऑफ रन्स आ रहे हैं 8। ये एक बार मैं बता देती हूँ कि किस तरीके से डिटरमाइन किया है इन्होंने। देखो नेगेटिव साइन था, नंबर ऑफ रन हो गया 1, नेगेटिव चेंज होके हो गया है पॉजिटिव, तो नंबर ऑफ रन हो गया 2, ठीक है। पॉजिटिव पॉजिटिव ही रहा, लेकिन अब पॉजिटिव हो गया है यहाँ पे नेगेटिव, यानी कि नंबर ऑफ रन्स हो गए 3। चलिए आगे देखो, फिर साइन चेंज हो गया पॉजिटिव, 3 भी नहीं रहे, नंबर ऑफ रन्स हो गए 4। आगे देखो सब पॉजिटिव 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 था, यहाँ पे जाके प्राइस हो गया नेगेटिव, यानी नंबर ऑफ रन्स हो गए 5, ठीक है। फिर साइन क्या रहा, नेगेटिव ही रहा। नेक्स्ट क्या हो गया, फिर पॉजिटिव हो गया, यानी साइन फिर चेंज हो गया, 5 भी नहीं रहे, नंबर ऑफ रन्स क्या हो गए 6 हो गए। अब आप देखो फिर क्या हो गया, अगेन नेगेटिव, 7 हो गए, 6 नहीं रहे। अब देखो नेगेटिव नेगेटिव था, चेंज हो गया, कितना हो गया, पॉजिटिव हो गया, ठीक है, यानी नंबर ऑफ रन्स हो गए 8, नंबर ऑफ रन्स आ गए यहाँ पे 8। आई होप आप लोगों को अब डिटरमाइन करना आ गया होगा कि नंबर ऑफ रन्स किस तरीके से निकालते हैं। ये तो है नंबर ऑफ रन्स, और अगर हमें N1 N2 निकालने हैं तो हमें क्या करना होता था, पॉजिटिव साइंस कितने हैं वो हमें कैलकुलेट करने होते थे और नेगेटिव साइंस कितने हैं वो कैलकुलेट करने होते थे। पॉजिटिव साइंस कैसे निकालेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड 11, ठीक है। N1 आ गया 11। अगर हमें कैलकुलेट करना है N2 तो क्या करते थे, नेगेटिव साइंस कितने हैं वो कैलकुलेट करते थे, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। कितने हो गए यहाँ पे, 8 हो गए, N2, करेक्ट। चलिए म्यू का फॉर्मूला लगाया, 2N1 + N2 डिवाइड बाई N1 + N2 + 1, ठीक है।
म्यू आ गया हमारे पास 10.26। अगेन स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला लगाना था, आप इससे मत करना, वही करना, μ-1 μ-2 डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2 माइनस 1। जैसा सिखाया है वैसा ही करना, आपके पास आंसर आ जाएगा म्यू का। ठीक है, म्यू की वैल्यू आ जाएगी। फिर क्या करना होता था, लोअर लिमिट निकलती थी माइनस करने पे टी इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन। अगर आप निकालोगे 95% कॉन्फिडेंस लेवल पे, यानी कि 5% सिग्निफिकेंस लेवल पे, आपको वैल्यू मेंशन करके दी थी ना क्वेश्चन में। एक सेकेंड, ये देखो टी की वैल्यू दी है ना आपको 2.101। आपको यही यहाँ पे भी यूज़ करनी है जब आप निकाल रहे हो 5% कॉन्फिडेंस लेवल पे अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट। जब आप 10% कॉन्फिडेंस लेवल पे निकाल रहे हो तो आपको वैल्यू दी हुई है ऑलरेडी। 10% कॉन्फिडेंस लेवल पे भी 1.734, तो आपको टी की वैल्यू उसी तरीके से डिटरमाइन करनी है। ठीक है, सिखाया था लोअर लिमिट निकालना, अपर लिमिट निकालना, जैसे लिखा था वैसे ही आप निकाल के आना। ठीक है, निकाली आपने वैल्यू। अब आप देखो आर की वैल्यू, आर कितना आया था हमारे पास 8 था, इसके बीच में लाई कर रहा है, एंड 95% कॉन्फिडेंस लेवल पे भी अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट के बीच में लाई कर रहा है, यानी वीक फॉर्म ऑफ एफिशिएंसी है। ठीक है, हेंस द मार्केट एग्जिबिट्स वीक फॉर्म ऑफ एफिशिएंसी, यानी टेक्निकल एनालिसिस काम नहीं आएगी। रैंडमली बेसिस पे जो रन्स हैं, नंबर ऑफ रन्स हैं, वो लाई कर रहे हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे हमारा ये जो चैप्टर था सिक्योरिटी एनालिसिस वो ख़त्म हो जाता है। आई होप आप लोगों को सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी। चैप्टर बहुत बड़ा नहीं है, ठीक है, समझने वाली चीज़ें भी मतलब ज़्यादा नहीं है, इसमें रटने वाली चीज़ें ज़्यादा है देखा जाए तो कायदे से। ठीक है, पोर्टफोलियो चैप्टर पहले से आता होगा तो चीज़ें आसानी से समझ में आ गई होंगी, और अगर पोर्टफोलियो चैप्टर पहले नहीं आता होगा, ठीक है, तो जो स्टैंडर्ड डेविएशन वगैरह है वो आई थिंक आपको समझने में, आई होप आपको डिफ़िकल्टी नहीं हुई हो। ठीक है, आपको समझ में आ गया हो। और बस जो स्टैंडर्ड डेविएशन वगैरह था, वेरिएंस था, या तो आप फ़िलहाल के लिए क्या करो कि अगर आपको समझ में आ गया लॉजिकली, ठीक है, आपको फॉर्मूलाज किस तरीके से डराइव हो रहे हैं वो चीज़ें समझ में आ गई तो ठीक है, नहीं आया तो फ़िलहाल आप उसको अभी जैसे करते रटा था पहले भी 12th वगैरह में भी कभी किया होगा वैसे कर लेना। पोर्टफोलियो चैप्टर में फिर दोबारा से डिस्कस अच्छे से कर लेंगे, वहाँ पे और अच्छे से फिर बता दूँगी दोबारा से। अगर नहीं समझ में आया तो बता ज़रूर देना कि नहीं समझ में आया, ठीक है, अदरवाइज़ तो मुझे तो यही लगेगा कि समझ में आपको आ गया है। ठीक है, और अगर सच में समझ में आ गया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए आज के लिए इतना ही, गुड बाय, टेक केयर।